ये पीडीएफ वगैरह ये ध्यान रखना, ये आगे पीछे ना हो जाए। मैं एक पेज एक्स्ट्रा छोड़ रहा हूँ बीच में, ठीक है, पीडीएफ को डिवाइड करने के लिए। हाँ जी, गुड आफ्टरनून सभी को। सेकंड सेशन अपना ब्लड ट्रांसफ्यूजन्स का, जिसके अंदर प्रोसीजर पढ़ेंगे और इसके कॉम्प्लिकेशन पढ़ेंगे। तो हेडिंग डाल लीजिए सभी, क्लास के साथ जुड़ जाइए सभी, और हेडिंग डाल लीजिए प्रोसीजर। इस प्रोसीजर के अंदर हम पढ़ेंगे क्या? सबसे पहले तो कि आपका ब्लड डोनेट करने वाला जो डोनर है उसके अंदर क्या क्या क्वालिटीज होनी चाहिए, उसके अंदर कौन कौन से एग्जामिनेशन हम करेंगे ब्लड डोनेशन से पहले, और आर्टिकल्स कौन कौन से हमें काम में आने वाले, कौन कौन से हमें प्रिकॉशंस यूज करने हैं, सावधानी ध्यान में रखनी है ब्लड डोनेशन के दौरान। तो हेडिंग डाल लीजिए प्रोसीजर, और प्रोसीजर के अंदर नंबर 1 लिखिए क्वालिटी ऑफ डोनर। फर्स्ट लिखिए इसके अंदर क्वालिटी ऑफ डोनर, कि आपका जो ब्लड डोनेट करने वाला पर्सन है उसके अंदर क्या क्वालिटी होनी चाहिए। क्वालिटी ऑफ डोनर। जो आपकी पीडीएफ थी वो पीडीएफ आज अपलोड कर दी जाएगी, जो क्लासेस की पीडीएफ थी वो आज अपलोड कर दी जाएगी। इस क्लास के बाद में जो भी पीडीएफ है वो आपको सभी अवेलेबल हो जाएगी। तो क्वालिटी ऑफ डोनर के अंदर देखिए कि जो ब्लड डोनेट करने वाला पर्सन है उसके अंदर क्या क्या क्वालिटीज होनी चाहिए। सबसे पहले तो उसकी एज, उसका एज क्या होना चाहिए। कौन ब्लड डोनेट कर सकता है? जिसकी एज 18 से लेके 65 ईयर के बीच में, 18 टू 65 ईयर एज ग्रुप वाला हेल्थी पर्संस। कौन सा? 18 से 65 का हेल्थी पर्संस अपना ब्लड डोनेट कर सकता है। दूसरी बात, नंबर सेकंड, वेट क्या होना चाहिए आपका ब्लड डोनेट करने के लिए। एटलीस्ट आपका वेट 45 से लेके 50 केजी तो होना ही होना चाहिए, इससे कम नहीं होना चाहिए। इतना वेट होना चाहिए ब्लड डोनेट करने के लिए। 45 टू 50 केजी आपका वेट होना चाहिए, इससे कम है तो आप एक हेल्दी डोनर नहीं होंगे ब्लड डोनेट करने के लिए। तीसरा, आपका हीमोग्लोबिन 12 से ज्यादा होना चाहिए। आपका एचबी वैल्यू क्या होनी चाहिए? 12 mg/dl होनी चाहिए। हीमोग्लोबिन वैल्यू 12 होनी चाहिए। वेट 45 से 50 केजी, आपका एज 18 से 65, ये कुछ क्राइटेरिया है जो डोनर के अंदर होने चाहिए ब्लड डोनेट करने के टाइम पे। ये फुलफिल कर रहा है तो वो अपना ब्लड डोनेट करवा सकता है। इसके साथ साथ आपने पढ़ा होगा या आपने जब भी ब्लड डोनेट करवाया होगा तो आप में कुछ टेस्ट किए जाते हैं पहले, तो उसके बारे में लिखिए। 5 इन्फेक्शियस डिजीज आर एग्जामाइन इन डोनर ब्लड। डोनर के ब्लड के अंदर ब्लड डोनेट करने से पहले 5 डिजीज ब्लड डोनेट करते हैं, उसके अंदर 5 डिजीज जो इन्फेक्शियस डिजीज है जो ट्रांसमिट हो सकती है दूसरे पर्सन में, यदि बिना टेस्ट हम चढ़ाते हैं। तो कौन कौन से डिजीज हम कंपलसरी चेक करते हैं, कौन कौन से ऐसी 5 इन्फेक्शियस डिजीज है जो डोनर में चेक की जाती है। नंबर 1, HIV। क्या चेक किया जाता है कि HIV प्रेजेंट है या एब्सेंट है।
HIV के लिए टेस्ट क्या होता है? एलिसा करवाते हैं, या फिर कंफर्मेटरी की बात करें तो वेस्टर्न ब्लॉट टेस्ट, किसके लिए? HIV के लिए। सेकंड, आपका हेपेटाइटिस बी चेक किया जाता है। नंबर 3, हेपेटाइटिस सी चेक किया जाता है। और नेक्स्ट वन, नंबर 4, मलेरिया चेक किया जाता है पेशेंट के अंदर। और नंबर 5, पेशेंट के अंदर सिफिलिस चेक किया जाता है। ये 5 इन्फेक्शियस डिजीज है जो डोनर ब्लड में चेक की जाती है। ये 3 ऐसी कंडीशंस है जिनके अंदर यदि किसी पर्सन को एक बार HIV इन्फेक्शन हो गया है, यदि किसी पेशेंट को एक बार हेपेटाइटिस हो गया है, यदि किसी पेशेंट को एक बार हेपेटाइटिस सी हो गया है, तो वो लाइफ लॉन्ग कभी भी, पूरी लाइफ के अंदर कभी ब्लड डोनेट नहीं कर सकता। इसके अंदर क्या करता है? ऑल टाइम कॉन्ट्राइंडिकेटेड, पूरी लाइफ ऐसे पेशेंट ब्लड डोनेट नहीं कर सकते। और यदि किसी पेशेंट को सिफिलिस है और मलेरिया डायग्नोस हुआ है, तो वो ब्लड डोनेट कब करवा सकता है? 5 ईयर बाद में, आफ्टर 5 ईयर, 5 साल बाद में ब्लड डोनेट कर सकता है, आफ्टर 5 ईयर। डायग्नोस हुआ है, उसका ट्रीटमेंट हो गया, उसके 5 साल बाद में वो ब्लड डोनेट कर सकता है अपना। लेकिन यदि किसी पेशेंट को HIV डायग्नोस हुआ है, HIV से इन्फेक्टेड है, हेपेटाइटिस बी से इन्फेक्टेड है, हेपेटाइटिस सी से इन्फेक्टेड है, तो वो लाइफ लॉन्ग क्या रहेगा? एक हेल्दी डोनर नहीं रहेगा, कॉन्ट्राइंडिकेटेड रहेगा, वो ब्लड डोनेट नहीं कर सकता। समझ में आया? तो ये 5 इन्फेक्शियस डिजीज चेकआउट करते हैं डोनर के ब्लड में। और इसके साथ साथ ये कुछ क्वालिटीज हैं जो डोनर में होनी चाहिए ब्लड डोनेशन के दौरान। एज 15 से 65 के बीच, वेट 45 से 50 केजी से ज्यादा होना चाहिए, हीमोग्लोबिन 12 ग्राम पर डीएल से ज्यादा होना चाहिए। 5 इन्फेक्शियस डिजीज HIV, हेपेटाइटिस सी, हेपेटाइटिस बी के अंदर लाइफ लॉन्ग कॉन्ट्राइंडिकेटेड, मलेरिया और सिफिलिस के अंदर 5 साल बाद में फिर से क्या कर सकता है? अपना ब्लड डोनेट कर सकता है। तो ये 5 मेन डिजीज है जो एग्जामिन की जाती है डोनर ब्लड के अंदर बिफोर ब्लड ट्रांसफ्यूजन, या जो ब्लड डोनेट करता है उसके अंदर ये 5 डिजीज डायग्नोस होती है या चेक की जाती है, ये नेगेटिव आते हैं इनके रिजल्ट, तभी वो आगे फर्दर प्रोसीड होता है, किसी काम में लिया जाता है वो ब्लड डोनेट हुआ है वो। नेक्स्ट लिखिए आर्टिकल्स। ब्लड डोनेशन के दौरान कौन कौन से आर्टिकल्स काम में आते हैं? तो नेक्स्ट हेडिंग डालिए आर्टिकल। आर्टिकल्स के अंदर सबसे पहले तो ब्लड ट्रांसफ्यूजन के लिए आपका बीटी सेट क्या होना चाहिए? बीटी सेट कहां में लेना है? और बीटी सेट क्या करता है? हैव इनलाइन फिल्टर। इनलाइन फिल्टर prevent from foreign bodies, फॉरेन बॉडीज को फिल्टर करने का काम करता है। यानी कि फॉरेन जो भी आपने ब्लड चढ़ा रहे हैं तो वो ब्लड फिल्टर होके जाएगा, किससे? इस इनलाइन फिल्टर से। इनलाइन फिल्टर क्या करता है? यदि ब्लड के अंदर कोई फॉरेन पार्टिकल्स है तो उसको ट्रैप करने का काम करता है, एक फिल्टर की तरह काम करता है, चलने की तरह काम करता है, उसे बोलते हैं इनलाइन फिल्टर। किसके अंदर? बीटी सेट के अंदर होता है। ये किसके अंदर होता है? बीटी सेट के अंदर। नेक्स्ट लिखिए, यदि आपने एक बार ब्लड डोनेट किया है तो उसके बाद में बीटी सेट को चेंज कर देना है। कब? 1 यूनिट ब्लड ट्रांसफ्यूजन के बाद में। नेक्स्ट लिखिए, बीटी सेट चेंज एवरी यूनिट ऑफ ब्लड ट्रांसफ्यूजन्स। ब्लड ट्रांसफ्यूजन्स की प्रत्येक यूनिट के साथ इसको चेंज कर देना है। ऐसा नहीं कि किसी पेशेंट को 5 यूनिट चढ़ाना है तो एक ही बीटी सेट से चढ़ाए जा रहे हैं। आपको एक बीटी सेट को चढ़ाने के लिए एक बीटी सेट को कब तक काम में ले सकते हैं? 1 यूनिट तक काम में ले सकते हैं। दूसरा यूनिट चढ़ाना है तो नया बीटी सेट लगाना है आपको, उसी से नहीं चढ़ाना है फिर।
तो प्रत्येक यूनिट के साथ में आपका बीटी सेट भी चेंज होना चाहिए। बीटी सेट चेंज एवरी यूनिट ऑफ ब्लड ट्रांसफ्यूजन। ब्लड ट्रांसफ्यूजन की प्रत्येक यूनिट के साथ आपको बीटी सेट चेंज कर लेना है। नेक्स्ट लिखिए मैक्रो ड्रिप सेट, मैक्रो ड्रिप सेट यूज फॉर ब्लड ट्रांसफ्यूजन्स। ब्लड ट्रांसफ्यूजन्स के लिए मैक्रो ड्रिप सेट काम में लिया जाता है, जिसके अंदर ड्रॉप कम बनेगी। 1 ml के अंदर, 1 ml के अंदर कितनी बनती है मैक्रो के अंदर? 1 ml बराबर कितनी बनेगी भाई? 10 से 20 तक, 10 to 20 ड्रॉप 1 ml के अंदर। किसके अंदर? मैक्रो ड्रिप चैम्बर के अंदर। दो तरीके के चैम्बर होते हैं। इंट्रावेनस थेरेपी जब पढ़ेंगे, इंट्रावेनस थेरेपी जब पढ़ेंगे तब समझ में आएगा कि ये ड्रिप चैम्बर क्या होते हैं। जो आपने चैम्बर देखा होगा, समझिए इस चीज को, जो आपका आईवी सेट आता है या फिर बीटी सेट होता है, इसके अंदर इस प्रकार से आपने एक चैम्बर देखा होगा। इस प्रकार से चैम्बर होता है और ये आपका बोतल के अंदर लग जाएगा ऊपर जाके। ये आपका बोतल आ गया, बोतल के अंदर लगे, ये क्या होता है? चैम्बर होता है। अब ये चैम्बर दो तरीके का होता है। कौन कौन सा होता है? एक होता है माइक्रो और एक होता है मैक्रो। ये लिखना नहीं है, केवल समझना है। ये इंट्रावेनस थेरेपी वाले टॉपिक में समझ में आ जाएगा आपको। एक होता है माइक्रो ड्रिप सेट और एक होता है मैक्रो। मैक्रो के अंदर क्या होता है? 1 ml के अंदर, 1 ml के अंदर 10 से लेके 20 ड्रॉप बनती है। और यहां पे 1 ml के अंदर क्या बनती है? 60 ड्रॉप बनती है। तो मैं ये बताना चाहता हूं कि ब्लड ट्रांसफ्यूजन के अंदर हम मैक्रो ड्रिप सेट काम में लेते हैं, जिसके अंदर 1 ml के अंदर 10 से 20 ड्रॉप बनती है। जिसके अंदर 1 ml के अंदर 10 से 20 ड्रॉप बनती है, वो मैक्रो ड्रिप सेट हम यूज करते हैं। किसके अंदर? ब्लड ट्रांसफ्यूजन के अंदर। किसके अंदर यूज करते हैं? ब्लड ट्रांसफ्यूजन के अंदर। तो यही चीज लिखी है हमने पिछले वाले पेज पे कि मैक्रो ड्रिप सेट यूज फॉर ब्लड ट्रांसफ्यूजन, कि ब्लड ट्रांसफ्यूजन के लिए मैक्रो ड्रिप सेट यूज किया जाता है। यूज मैक्रो ड्रिप सेट फॉर ब्लड ट्रांसफ्यूजन, कि ब्लड ट्रांसफ्यूजन के लिए हमें मैक्रो ड्रिप सेट यूज करते हैं भाई। ये ड्रिप सेट वाला सिस्टम आपको उसके अंदर समझ में आएगा इंट्रावेनस थेरेपी वाले टॉपिक में। नोट कीजिए। नेक्स्ट लिखिए फिल्टर इज नोन एज, इसको नोट कर लीजिए फिर आगे लिखते हैं। फिल्टर इज नॉन एज, फिल्टर को क्या बोलते हैं? जो फिल्टर होता है, जो इनलाइन फिल्टर होता है, उसको किस नाम से जानते हैं? मर्फी चैम्बर के नाम से। आगे चलिए, नेक्स्ट लिखिए फिल्टर इज नॉन एज, फिल्टर इज नॉन एज मर्फी चैम्बर। ये बीटी सेट के लिए है। क्या बोलते हैं? मर्फी चैम्बर बोलते हैं। अब देखिए मर्फी के नाम से कुछ और कुछ याद आ रहा है कि आपको? ये ब्लड ट्रांसफ्यूजन वाले टॉपिक से रिलेटेड है, लेकिन इसके साथ में आपको दो चीज और ध्यान में रखनी है। एग्जाम में क्वेश्चंस आते हैं, वो इस टॉपिक से रिलेटेड तो नहीं है, इस टॉपिक से रिलेटेड नहीं है, लेकिन आपको इसी नाम से मिलेंगे। आपने एक तो नाम सुना होगा मर्फी साइन और एक सुना होगा मर्फी ट्रायड, और ये क्या है? मर्फी चैम्बर। तो तीनों को एक जगह याद रखना है। एक्स्ट्रा पॉइंट करके लिख लेना यहां पे ही, इसी के साथ में लिख लेना, एक्स्ट्रा पॉइंट करके लिख लेना। क्या लिखोगे? मर्फी ट्रायड। मर्फी ट्रायड, ट्रायड का मतलब तीन चीजें। तीन चीजें कौन कौन सी? पेशेंट के अंदर है,
क्या देखने, किसके अंदर देखने को मिलता है? सबसे पहले तो ये देखने को मिलता है मर्फी ट्रायड। कौन सी कंडीशन में देखने को मिलता है? अपेंडिसाइटिस के अंदर। किसके अंदर? अपेंडिसाइटिस के अंदर। सिम्टम कौन कौन से होते हैं? ये 3। पेशेंट के अंदर वॉमिटिंग क्या रहती है? वॉमिटिंग रहती है। समझ में आया? क्या रहता है? वॉमिटिंग रहती है, फीवर रहेगा, टेम्परेचर बढ़ेगा, और नंबर 3 पेशेंट में पेन होगा। ध्यान रखना है, पेन अपेंडिसाइटिस में कहां पे होता है? राइट लोअर क्वाड्रेंट के अंदर। पेन कहां पे होगा? राइट लोअर क्वाड्रेंट के अंदर। इसको आप ऐसे शॉर्ट के अंदर भी लिख सकते हो, आर क्वाड्रेंट, सॉरी राइट लोअर क्वाड्रेंट, इस प्रकार से भी लिख सकते हो इसको, राइट लोअर क्वाड्रेंट को। तो ये 3 चीजें देखने को मिलती है अपेंडिसाइटिस के अंदर। कौन कौन सी चीजें देखने को मिलती है? मर्फी चैम्बर हो गया आपका, मर्फी ट्रायड अपेंडिसाइटिस के अंदर देखने को मिलता है। और नेक्स्ट लिखिए, नेक्स्ट लिखिए मर्फी मर्फी साइन। मर्फी साइन देखने को मिलता है कोलीलिथियासिस के अंदर, जिसे क्या बोलते हैं? गॉल ब्लैडर स्टोन। यदि किसी पेशेंट में गॉल ब्लैडर के अंदर कोई स्टोन बना है, पथरी बनी है, तो उसके कारण पेशेंट के अंदर क्या देखने को मिलेगा? मर्फी साइन देखने को मिलेगा। और इसके अंदर पेन कहां पे होगा? इसमें पेन होगा राइट अपर क्वाड्रेंट के अंदर। कहां पे होगा? राइट अपर क्वाड्रेंट के अंदर। देखिए, आपके एब्डोमिनल कैविटी को मैंने 4 क्वाड्रेंट के अंदर डिवाइड कर दिया है। किसके अंदर? 4 क्वाड्रेंट के अंदर। इन क्वाड्रेंट, इसको बोलते हैं राइट लोअर क्वाड्रेंट, इसको बोलते हैं राइट अपर क्वाड्रेंट, इसको बोलते हैं लेफ्ट अपर क्वाड्रेंट, और इसको बोलते हैं लेफ्ट लोअर क्वाड्रेंट। तो मैंने क्या बोला कि यहां पे इसे राइट अपर क्वाड्रेंट के अंदर तो पेन किसका होता है? गॉल ब्लैडर स्टोन का। किसका? गॉल ब्लैडर स्टोन का, गॉल ब्लैडर स्टोन का, जिसे क्या बोलते हैं? मर्फी साइन बोलते हैं। और यहां पे होता है, इसके अंदर होता है किसका? अपेंडिसाइटिस का। किसका होता है? अपेंडिसाइटिस का, जिसे क्या बोलते हैं? मर्फी ट्रायड बोलते हैं। क्या बोलते हैं? मर्फी ट्रायड बोलते हैं। अपेंडिक्स की लोकेशंस कहां पे होती है? जहां पे अपेंडिक्स की लोकेशन होगी वहीं पे अपेंडिसाइटिस के अंदर पेन होगा। वो आपको जीआईटी के अंदर पढ़ाएंगे सर, अपेंडिसाइटिस के अंदर पेन क्यों होता है। आपका जो अपेंडिक्स है वो क्या है? वेस्टिजियल ऑर्गन्स है, किसी काम का नहीं होता। बिल्कुल इस प्रकार से एक टैलनुमा स्ट्रक्चर होती है, जिसके अंदर यदि फिकोलित आके फंस जाता है। फिकोलित क्या होता है? फिकल मटेरियल इस ओपनिंग के अंदर आके फंस जाते हैं, और इसके अंदर म्यूकस ग्रोथ होती है, बैक्टीरिया की ग्रोथ होती है। तो ये अपेंडिक्स क्या होती है? एनलार्ज होने लगती है। जैसे जैसे देखिए, इससे इसको समझना कि पेन क्यों होता है। जैसे ये आपका अपेंडिक्स था, ठीक था, इस प्रकार से ओपनिंग थी। अब इसके अंदर कोई फिकल मटेरियल आके फंस गया, लगातार फंस रहा और म्यूकस कलेक्ट हो रही है, तो क्या करेगी? इसके अंदर इतना ज्यादा कलेक्शन हो जाएगा कि वो आपकी वाल को कंप्रेस करने लग जाएगा। इस अपेंडिक्स की वाल को कंप्रेस करने लग जाएगा, और वाल कंप्रेस होगी एक्सेसिवली, तो ब्लड सप्लाई डिस्टर्ब हो जाएगी। क्या डिस्टर्ब होगी? इसकी ब्लड सप्लाई इस्केमिया होने लगेगा, उसकी वजह से पेन स्टार्ट होता है। उसे बोलते हैं मैक बर्निस पॉइंट, जहां पे अपेंडिक्स की लोकेशंस होती है। समझ में आ रहा है? आपका अम्लाइकस से 2/3 और राइट इलियक क्रस्ट से 1/3 दूरी पे, ये आपको सर पढ़ाएंगे।
केवल आपको इतना ध्यान रखना है, मैंने ये चीजें साथ में आ रही थी इसलिए मैंने यहां पे बताया आपको। इसका मीनिंग केवल इतना है कि दो तीन चीजें साथ में थी तो आपको थोड़ा याद करने में थोड़ा इजी रहेगा, इसलिए बताई मैंने कि मर्फी चेंबर क्या होता है, मर्फी साइन क्या होता है, मर्फी ट्रायड क्या होता है, ये आप इजीली याद कर सकते हैं क्योंकि मैंने सभी एक जगह लिखवा दिया आपको। और इसी के अंदर क्या होता है, इसी के अंदर जब बेबी डिलीवर होता है तो फर्स्ट क्या होता है, फर्स्ट बोवल साउंड सुनने को मिलता है। फर्स्ट बोवल साउंड कहां सुनने को मिलता है, राइट लोअर क्वाड्रेंट के अंदर। जब बेबी डिलीवर होता है, बेबी जब डिलीवर होता है और जो पहला बोवल साउंड आता है वो कहां सुनने को मिलता है, इसी के अंदर, इसी राइट क्वाड्रेंट के अंदर सुनने को मिलता है। हाँ, इसका कोई फंक्शन नहीं होता, आपके अपेंडिक्स का कोई फंक्शन नहीं होता, बिल्कुल वेस्टिजियल है। जैसे पहले आदिवासी पूंछ टैल हुआ करती थी जो लुप्त हो गई, उसी प्रकार से आपका अपेंडिक्स होता है, बिल्कुल ठीक है। देखिए इस चीज को ध्यान रखना, क्वेश्चंस पूछा जाता है कि न्यूबॉर्न बेबी के अंदर जो फर्स्ट बोवल साउंड सुना जाता है वो कहां से सुना जाता है, राइट लोअर क्वाड्रेंट से। यहां पे पहला बोवल साउंड होता है। और दूसरी चीज कि आपका जो स्टेथोस्कोप से आप एब्डोमिनल कैविटी को चेक करते हैं तो आपके एब्डोमिनल कैविटी के ऊपर स्टेथोस्कोप किस डायरेक्शन में मूव करना आपको। आप एब्डोमिनल कैविटी के अंदर बोवल साउंड सुन रहे हैं, किसी प्रकार का चेकअप कर रहे हैं, तो आपका मूवमेंट किस डायरेक्शन में होना चाहिए स्टेथोस्कोप का। तो सबसे पहले आपको चेक करना है किसको, राइट लोअर क्वाड्रेंट को सबसे पहले, फिर स्टेथोस्कोप ऊपर जाएगा कहां पे, राइट अपर क्वाड्रेंट के अंदर सेकंड, और फिर कहां पे, लेफ्ट अपर क्वाड्रेंट के अंदर नंबर 3, और नंबर 4 कहां पे आएगा, लेफ्ट लोअर क्वाड्रेंट के अंदर। बात समझ में आई, दो तीन चीजें बता दी, एग्जाम में क्वेश्चंस पूछे हुए हैं। यहां से एग्जाम में क्वेश्चंस क्या पूछा हुआ है, अपेंडिसाइटिस का पेन कहां पे होता है, राइट लोअर क्वाड्रेंट के अंदर। गॉल ब्लैडर स्टोन का पेन कहां होता है, राइट अपर क्वाड्रेंट के अंदर। क्वेश्चंस पूछा हुआ है फर्स्ट बावल साउंड कहां सुनने को मिलता है, राइट लोअर क्वाड्रेंट के अंदर। एब्डोमिनल कैविटी को स्टेथोस्कोप से जब चेक करते हैं तो उसका डायरेक्शन क्या होता है, राइट अपर क्वाड्रेंट, राइट लोअर क्वाड्रेंट, फिर राइट अपर क्वाड्रेंट, फिर लेफ्ट अपर क्वाड्रेंट, एंड फाइनली लेफ्ट लोअर क्वाड्रेंट। ये डायरेक्शन होता है, इसी डायरेक्शन में मूव करते हैं। इसके साथ साथ एक चीज और ध्यान में रखना है, यदि आप किसी पेशेंट आता है आपको और आपको बोलता है कि मेरे कहां पे दर्द हो रहा है, राइट अपर क्वाड्रेंट में, पेशेंट कंप्लेन कर रहा है कि मेरे राइट अपर क्वाड्रेंट के अंदर पेन हो रहा है, तो आपको क्या करना है, सिम्टोमेटिक क्वाड्रेंट को सबसे लास्ट में असेस करना है। नोट लिख लीजिए इसके साथ ही, क्वेश्चंस पूछा हुआ है, जीएमसीएच चंडीगढ़ 2019 का पेपर लगा था और उसमें पूछा गया था कि हम सिम्टोमेटिक क्वाड्रेंट को कब असेस करते हैं। तो नोट लगा के लिख लीजिए यहां पे ही, सिम्टोमेटिक क्वाड्रेंट जिसके अंदर सिम्टम्स आ रहे हैं उस क्वाड्रेंट को सबसे लास्ट में असेस करना है। सिम्टोमेटिक क्वाड्रेंट असेस किया जाता है कब, लास्ट के अंदर, सबसे लास्ट के अंदर क्या करते हैं, सिम्टोमेटिक क्वाड्रेंट को असेस करते हैं। जनरली तो यही सीक्वेंस फॉलो करते हैं, जनरली तो आपको राइट लोअर, फिर राइट अपर, फिर लेफ्ट अपर, और फिर लेफ्ट लोअर, यही आपको सीक्वेंस फॉलो करना है। लेकिन पेशेंट पेन की कंप्लेन कर रहा है तो आपको क्या करना है, सिम्टोमेटिक क्वाड्रेंट को लास्ट में असेस करना है। बात समझ में आ रही है। देखिए सिम्टोमेटिक क्वाड्रेंट को, देखिए पेशेंट कंप्लेन कर रहा है यहां पे मेरे पेन हो रहा है, और पेशेंट जगह कौन सी बताएगा, जहां पे सबसे ज्यादा पेन हो रहा है, बहुत सीवियर पेन हो रहा है तो वो जगह बताएगा, उसके आसपास थोड़ा बहुत कम दर्द हो रहा है वो नहीं बताएगा। अरे भाई ऐसा होता है जनरली, जैसे आपके अंगुली पे यहां कट लगा था, यहां पे अंगुली पे कट लगा था तो वो कट का दर्द हो रहा था, पहले बहुत दर्द हो रहा था कि मेरी तो अंगुली कट गई, लेकिन एक्सीडेंट हुआ और एक्सीडेंट में पैर फ्रैक्चर हो गया। अब इस अंगुली का दर्द याद नहीं रहेगा,
कौन सा दर्द याद रहेगा? जो फ्रैक्चर हो गए ना पैर, वो याद रहेगा। इसका मीनिंग क्या है? जहां पेन इंटेंसिटी ज्यादा होती है, अपना जो फोकस है वहीं पे जाता है। तो जो आपका डॉक्टर है उसको तो पूरा चेकअप करना है, तो पूरे चेकअप करने के लिए जहां पे दर्द नहीं हो रहा ना, वहां से असेस करता हुआ आएगा, ताकि और यदि किसी साइड में दर्द हो रहा है उसका भी पता चल सके। फाइनली उसी जगह तो आना ही आना है लास्ट में, लेकिन आसपास के एरिया को भी चेक करेगा पहले। बच्चों आपको चीजें पता नहीं अभी, अपेंडिसाइटिस का पेन यहीं पे होता है, राइट लोअर क्वाड्रेंट के अंदर। कहां पे होता है? राइट लोअर क्वाड्रेंट के अंदर। जो आप चीज पढ़ रखे हैं ना कि अपोजिट साइड में होता है, अपोजिट साइड का मतलब कहां पे बोल रहे हैं ये? कि लेफ्ट लोअर क्वाड्रेंट के अंदर बोल रहे हैं। लेफ्ट लोअर क्वाड्रेंट के अंदर पेन नहीं होता, वो चीज आप रेवोसिंग साइन की बात कर रहे हो। अपेंडिसाइटिस वाले टॉपिक में पढ़ाएंगे सर आपको। अभी इतना ध्यान रखिए, जो चीज बताई जा रही है उसके ऊपर फोकस कीजिए, बाकी आपको जीआईटी पढ़ाएंगे सर। ये वाला था, यहां से कंप्रेस करेंगे तो इस साइड पेन फील होगा, वो चीजें उसे बोलते हैं रेवोसिंग साइन, अपेंडिसाइटिस के अंदर देखने को मिलता है। ठीक है, आगे चलें। नेक्स्ट लिखिए साइज ऑफ फिल्टर। साइज ऑफ फिल्टर, फिल्टर की साइज क्या होगी? 40 माइक्रोमीटर। कितनी होगी? 40 माइक्रोमीटर, 40 माइक्रोमीटर उसकी साइज होगी। बिल्कुल, यदि पेन राइट लोअर क्वाड्रेंट के अंदर हो रहा है तो उसको हम सबसे लास्ट के अंदर असेस करेंगे। बिल्कुल, जनरली क्या करते हैं, ये मैंने जो सीक्वेंस बताया है, ये सीक्वेंस नॉर्मल कंडीशन में है। यदि ये नॉर्मल कंडीशन में है, यदि पेशेंट कंप्लेन ही यहां पे कर रहा है तो इसको सबसे लास्ट में असेस करेंगे। बस यही बात ध्यान रखना आपको। नेक्स्ट आगे चलिए, हाइट ऑफ आईवी स्टेंट की हाइट क्या होगी? ब्लड ट्रांसफ्यूजन के दौरान जो आईवी स्टेंट होता है उसकी हाइट क्या होगी? 18 से लेके 24 इंच तक हम रख सकते हैं इसकी हाइट को। और इन दोनों में से चूज करना पड़े तो आपको 18 चूज करना है। इन दोनों में से चूज करना पड़े तो 18 आपको चूज करना है। नेक्स्ट लिखिए कैनुला, ब्लड ट्रांसफ्यूजन के दौरान कैनुला कितने गेज नंबर का काम में लेते हैं? तो कैनुला के अंदर लिखिए कैनुला साइज, कैनुला यूज करते हैं 18th नंबर का, ग्रीन कलर का कैनुला यूज करते हैं ब्लड ट्रांसफ्यूजन के अंदर। कौन सा? 18 गेज नंबर का, 18th गेज नंबर का कैनुला काम में लेते हैं और उसका कलर होता है ग्रीन कलर का कैनुला होता है। वो किस कलर का होता है? ग्रीन कलर का कैनुला होता है। नेक्स्ट, साइट को क्लीन करने के लिए जब आप आईवी लाइन इंसर्ट करोगे तो साइट को क्लीन करने के लिए क्या यूज करेंगे? यूज स्प्रिट टू क्लीन दी साइट को क्लीन करने के लिए क्या यूज करेंगे? स्प्रिट यूज करेंगे, 70% अल्कोहल यूज करेंगे। नेक्स्ट, नेक्स्ट आगे चलिए, नॉर्मल सैलाइन यूज करेंगे। नॉर्मल सैलाइन यूज जिसे क्या बोलते हैं? एनएस, नॉर्मल सैलाइन
यूज टू कीप आईवी लाइन ओपन, आईवी लाइन के अंदर कोई ब्लॉकेज ना आए, इसलिए हम क्या यूज करेंगे, नॉर्मल सैलाइन का फुस करेंगे। क्या फुस करेंगे, नॉर्मल सैलाइन। आप ब्लड के अंदर केवल नॉर्मल सैलाइन मिक्स कर सकते हैं, इसके अलावा कोई फ्लूइड मिक्स नहीं कर सकते। आपका समझ में आ रहा है, आपका जो ब्लड, यदि किसी पेशेंट को ब्लड ट्रांसफ्यूजन चल रहा था और कुछ टाइम के लिए रोक दिया गया, कुछ टाइम तक रोक दिया गया, अब उसके कैनुला के अंदर ब्लॉक हो गया है, कैनुला क्या हो गया, ब्लॉक हो गया, जो 18 गेज नंबर का कैनुला था वो ब्लॉक हो गया, वहां पे क्लॉट बन गया। तो उस क्लॉट को तोड़ने के लिए या उस वेग को क्लियर करने के लिए क्या यूज करेंगे, नॉर्मल सैलाइन पुश करेंगे, क्योंकि नॉर्मल सैलाइन की ऑस्मोलरिटी आपकी ब्लड की ऑस्मोलरिटी से मैच करती है। ब्लड की ऑस्मोलरिटी और नॉर्मल सैलाइन की ऑस्मोलरिटी बिल्कुल सेम होती है, आइसोटोनिक प्रॉपर्टी का होता है आपका नॉर्मल सैलाइन। तो क्या यूज करेंगे, नॉर्मल सैलाइन यूज करेंगे। ये किस कैटेगरी का होता है, आइसोटोनिक कैटेगरी का होता है। तो आईवी लाइन को ओपन रखने के लिए, पेटेंट रखने के लिए कौन सा सॉल्यूशंस काम में लेते हैं, या आपसे बोला जाए कि हम ब्लड के अंदर कौन सा सॉल्यूशन मिक्स कर सकते हैं, तो आपका जवाब होगा नॉर्मल सैलाइन। क्या जवाब होगा, नॉर्मल सैलाइन। 18 नंबर का कैनुला काम में लेते हैं, साइड को क्लीन करने के लिए स्प्रिट काम में लेते हैं। आईवी स्ट्रैंड की हाइट कितनी होती है, इंच के अंदर पूछे तो 18 से 24 इंच, और 1 इंच का आपको पता है, 1 इंच का आपको पता है 1 इंच, 1 इंच के बराबर कितना होता है, 2.5 सेंटीमीटर होता है। तो आप कैलकुलेट कर सकते हैं कि 18 इंच के अंदर कितना सेंटीमीटर होगा ना। डिस्टल वाटर नहीं, डिस्टल वाटर काम में नहीं लेना है, नॉर्मल सैलाइन काम में लेना है। यदि ब्लड की बात हो रही है तो, ब्लड की बात हो रही है तो नॉर्मल सैलाइन, डिस्टल वाटर काम में नहीं लेना है। नेक्स्ट लिखिए साइट, नेक्स्ट लिखिए साइट। साइट के अंदर लिखिए, इन्फेंट के अंदर नंबर 1, अडल्ट के अंदर क्या साइट रहेगी, जो फोरआर्म की वेन है, किसकी, फोरआर्म की वेन है वहां पे। और सेकंड आपका नियोनेट के अंदर अम्लाइकल वेन। डिस्टल वाटर नहीं करते भाई, डिस्टल वाटर किसके अंदर करते हैं, बैलून इन्फ्लेट करने के लिए करते हैं, कैथेटराइजेशन में। आपके क्वेश्चन में आया था ये, अडल्ट और सेकंड है नियोनेट। नियोनेट के अंदर यूज करते हैं अम्लाइकल वेन। क्या यूज करते हैं, अम्लाइकल वेन काम में लेते हैं। हाँ वेरी गुड, 45 सेंटीमीटर, 18 इंच या 45 सेंटीमीटर, बात एक ही है। ये क्वेश्चंस भी आपके एग्जाम में पूछा गया था, आपकी बार नोट सेट के अंदर ये क्वेश्चंस भी पूछा गया था। एक पेशेंट जो रोड ट्रैफिक एक्सीडेंट का है और वो हॉस्पिटल में एडमिट होता है, कुछ इस प्रकार से दिया हुआ था कैस सिनेरियो बना के, और उसमें पूछा गया था कि कौन से नंबर का कैनुला आप उस पेशेंट के लिए यूज करोगे। तो जिस कैनुला का नंबर जितना कम रहता है उसका डायमीटर उतना ज्यादा रहता है, गेज नंबर उतना ज्यादा रहता है। इस गेज का जो आपको ये जी दिखाई दे रहा है ना कि 18G, 18G का मतलब होता है गेज नंबर, जी का मीनिंग गेज नंबर, और गेज नंबर किसको डिनोट करता है, डायमीटर को। गेज नंबर डिनोट करता है उसके डायमीटर को, डिनोट करता है कि उस कैनुला की डायमीटर कितना है, कितना फ्लूइड कितनी फास्ट जा सकता है, वो हम इंट्रावेनस थेरेपी में पढ़ेंगे। समझ में आया, फॉरआर्म की वेन, बेसिलिक वेन और सिपेलिक वेन, बेसिलिक वेन और सिपेलिक वेन, और वो मोर वार्ड लोगे तो ब्रेकियल वेन। बेसिलिक एंड सिपेलिक, फॉरआर्म की वेन, एंटीक्यूबाटल फोसा पे आओगे तो ब्रेकियल वेन, ब्रेकियल वेन का डायमीटर ज्यादा होता है, और मोस्टली हम एंटीक्यूबाटल फोसा की ब्रेकियल वेन ही सिलेक्ट करते हैं। लेकिन इसके साथ साथ फॉरआर्म पे आ रहे हैं तो बेसिलिक और सिपेलिक वेन काम में ले सकते हैं। इन्फेंट के अंदर भी सेम रहेगा, इन्फेंट चाइल्ड अडल्ट के अंदर सेम रहेगा। नियोनेट के अंदर आपको अम्लाइकल वेन काम में लेनी है, नियोनेट के अंदर अलग है, और बाकी सबके अंदर फॉरआर्म या एंटीक्यूबाटल फोसा की वेन सिलेक्ट करनी है आपको। नेक्स्ट आगे चलिए,
कुछ स्टेप है ब्लड ट्रांसफ्यूजन से रिलेटेड, वो लिखिए कि कैसे ब्लड बैंक से हॉस्पिटल में मंगाया जाता है और कैसे उसे ट्रांसफ्यूज किया जाता है। नेक्स्ट लिखिए स्टेप ऑफ ब्लड ट्रांसफ्यूजन्स। स्टेप ऑफ बीटी। सबसे पहले तो डॉक्टर प्रिस्क्रिप्शन देगा या डॉक्टर हॉस्पिटल में बताएगा कि हमें इस ब्लड ग्रुप की रिक्वायरमेंट है, तो क्या करेगा डॉक्टर सेंड द नंबर 1 डॉक्टर सेंड द डिमांड ऑफ ब्लड इन ब्लड बैंक। ब्लड बैंक के अंदर डॉक्टर ब्लड की डिमांड सेंड करेगा कि हमें इस हॉस्पिटल में इतने यूनिट ब्लड की रिक्वायरमेंट है, ये ब्लड ग्रुप चाहिए हमें। सबसे पहले तो ब्लड बैंक में इंफॉर्मेशन सेंड करेगा। नेक्स्ट विद इन 30 मिनट विद इन 30 मिनट 30 मिनट के अंदर आपको ब्लड ट्रांसफ्यूजन स्टार्ट कर देना है हॉस्पिटल से रिलीज होने के बाद में 30 मिनट के अंदर अंदर। तो इसके अंदर लिखिए विद इन 30 मिनट से नर्स स्टार्ट ब्लड ट्रांसफ्यूजन से आफ्टर रिलीज फ्रॉम ब्लड बैंक। ब्लड बैंक से ब्लड एक बार निकल जाता है वहां से, तो 30 मिनट के अंदर अंदर आपको क्या करना है पेशेंट को वो ब्लड इंट्रोड्यूस करना है। यदि 30 मिनट से ज्यादा का समय लग रहा है तो वो ब्लड वापस आपको ब्लड बैंक में सेंड कर देना है, जब भी जरूरत पड़ेगी फिर वापस मंगवा लेना है। लेकिन ज्यादा टाइम लग रहा है तो ऐसा नहीं कि उसको हॉस्पिटल के अंदर होल्ड करके रखा आपने। यदि 30 मिनट के अंदर स्टार्ट नहीं कर रहे तो वापस हॉस्पिटल में ब्लड बैंक में भेज देना उस आपने जो ब्लड मंगवाया है उसको। और यदि आपने ध्यान रखना है कि आपने जो भी ब्लड मंगवाया है वो 30 मिनट के अंदर अंदर आफ्टर रिलीज फ्रॉम ब्लड बैंक से रिलीज होने के बाद में 30 मिनट के अंदर आपको ब्लड ट्रांसफ्यूजन से स्टार्ट कर देना है। नेक्स्ट ब्लड एंड ब्लड प्रोडक्ट। ब्लड एंड ब्लड प्रोडक्ट चेक बाई किसके द्वारा चेक किया जाएगा चेक बाई 2 रजिस्टर्ड नर्स। दो रजिस्टर्ड नर्स जिसके पास में रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट है इंडियन नर्सिंग काउंसिल और स्टेट नर्सिंग काउंसिल का, जिसके पास में सर्टिफिकेट है, जो लीगली नर्स है जिनके पास में आईएनसी इंडियन नर्सिंग काउंसिल और स्टेट नर्सिंग काउंसिल का सर्टिफिकेट है, वो 2 रजिस्टर्ड नर्स क्या करेगी जो ब्लड बैंक से आया है उसको चेक करेगी, उसे वेरीफाई करेगी कि यही ब्लड ग्रुप हमें चाहिए था, वही अपने पास में अवेलेबल है, एक्सपायरी डेट कौन सा ब्लड ग्रुप था, उसकी क्रॉस मैचिंग सब कुछ चेक करने का काम या उसे वेरीफाई करने का काम कौन करेगा 2 रजिस्टर्ड नर्स जिनके पास में रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट होगा। तो ब्लड और ब्लड के प्रोडक्ट को चेक करने का काम कौन करेगा 2 रजिस्टर्ड नर्स करेगी। ठीक है, इस प्रकार से आएगा कि कौन चेक करेगा एक रजिस्टर्ड नर्स, 2 रजिस्टर्ड नर्स, अनलाइसेंस असिस्टिव पर्सनल्स या फिर 5 रजिस्टर्ड नर्स। कौन करेगा 2 रजिस्टर्ड नर्स चेक करती है इसको। नेक्स्ट देखिए चेक आइडेंटिटी
इसके ऊपर क्या चेक करेगी वो? आइडेंटिटी, उसका एज हो गया, सेक्स हो गया, जिस पेशेंट के लिए मंगवाया था उसका ब्लड ग्रुप हो गया, सब कुछ उसके ऊपर वो चेक करेगी। चेक पेशेंट के साथ उसी आइडेंटिटी मैच करेगी, उसका ब्लड ग्रुप ये उसके ऊपर आपको चेक करना है, सब कुछ लिखा हुआ होता है उसके ऊपर। और एक्सपायरी डेट, ये आपको चेक करने हैं। समझ में आ रहा है ना? एक बार रिप्लाई कर दीजिए, सभी को समझ में आ रहा है? इस पर ठीक है, सबको समझ में आ रहा है, सब कुछ लिख पा रहे हो ना अच्छे से? नेक्स्ट लिखिए, बिफोर हैंग द ब्लड ऑन, बिफोर हैंग द ब्लड ऑन आईवी स्टैंड, आईवी स्टैंड के ऊपर ब्लड को लगाने से पहले नर्स चेक देखिए ये क्वेश्चन एग्जाम में बार बार पूछा गया है। बिफोर हैंग द ब्लड, बिफोर हैंग द ब्लड ऑन आईवी स्टैंड, ब्लड को आईवी स्टैंड पे लगाने से पहले नर्स का काम क्या होता है? तो आपको लिखना है या आपको जवाब देना है वाइटल साइन। क्या चेक करना है? वाइटल साइन आपको चेक करना है। जब भी आपने सब कुछ चेक कर लिया, लेकिन जब भी आप क्या करोगे, आपने क्रॉस मैच कर लिया, सब कुछ चेक कर लिया आपने, लेकिन जब भी आप उस ब्लड बैग को स्टार्ट करोगे या उस आईवी स्टेंट के ऊपर लगाओगे, उससे पहले आपको एक बार पेशेंट के वाइटल पैरामीटर्स को आपको चेक कर लेना है, उसके बाद में ही ब्लड ट्रांसफ्यूजन को कंटिन्यू करना है। यदि पेशेंट को फीवर हो रही है, पेशेंट के वाइटल पैरामीटर्स अबनॉर्मल आ रहे हैं, तो आपको ब्लड ट्रांसफ्यूजन को होल्ड कर देना है। इसको नोट कीजिए, आपको क्या करना है? वाइटल पैरामीटर्स चेक करने हैं, वाइटल साइन चेक करने हैं। नेक्स्ट लिखिए, इफ डॉक्टर प्रिस्क्राइब, यदि पेशेंट के फीवर आ रहा है, पेशेंट के वाइटल पैरामीटर एबनॉर्मल आ रहे हैं, तो उस कंडीशन में होल्ड करना है। इफ डॉक्टर प्रिस्क्राइब ऑरल पीसीएम, ऑरल पैरासिटामोल की टैबलेट दी है, क्योंकि पेशेंट का टेम्परेचर बढ़ा हुआ है, तो आपको क्या करना है? होल्ड ब्लड ट्रांसफ्यूजन से क्या करना है? होल्ड बीटी फॉर 30 to 60 मिनट। क्या करना है? ब्लड ट्रांसफ्यूजन को कुछ टाइम के लिए होल्ड पे करना है। कितने टाइम तक होल्ड पे रखना है पेशेंट को? सॉरी, ब्लड ट्रांसफ्यूजन को कितना होल्ड करना है? 30 से 60 मिनट तक। कितने? 30 से 60 मिनट तक होल्ड पे करना है उसको। 30 से 60 मिनट बाद में उसे वापस चेक करना है वाइटल पैरामीटर, और फिर उसको ब्लड ट्रांसफ्यूजन से स्टार्ट करना है। कब करना है? जब ओरल पीसीएम उसको एडवाइस की है। और इफ डॉक्टर प्रेस्क्राइब आईवी इंट्रावीनस इन्फ्यूजन प्रेस्क्राइब किया है पीसीएम का, तो उस कंडीशंस के अंदर होल्ड ब्लड ट्रांसफ्यूजन से, होल्ड बीटी फॉर 5 to 7 मिनट।
5 से 7 मिनट तक ब्लड ट्रांसफ्यूजन को स्टॉप करना है। यदि आईवी रूट से बोला है और ऑरल रूट से बोला है, टैबलेट दी है, तो आपको आधे से 1 घंटे तक आपको वेट करना पड़ेगा। उसके बाद में आपको ब्लड ट्रांसफ्यूजन को कंटिन्यू करना है। किस कंडीशन में? जब डॉक्टर ने ऑरल पीसीएम लिखी है या आईवी इन्फ्यूजन लिखा है। पीसीएम का, पैरासीटामोल का आईवी इन्फ्यूजन भी आता है। ठीक है, नोट कर लीजिए इसको। ये हो गया आपका बेसिक कुछ स्टेप थी जो आपको ब्लड ट्रांसफ्यूजन के दौरान ध्यान में रखनी है। क्वेश्चंस आते हैं यहां से, और जो इंपॉर्टेंट टॉपिक है वो मैंने हाईलाइट करके स्टार मार्क करके लिखे हुए हैं, तो उनको हाईलाइट करके रखना अपनी नोटबुक में, ताकि जब भी पढ़ो तो उस टॉपिक्स के ऊपर स्पेशल आपका अटेंशन जाए कि यहां से क्वेश्चन हो सकता है। ठीक है, इसी के साथ आपका बेसिक ब्लड ट्रांसफ्यूजन का टॉपिक कंप्लीट होता है। नेक्स्ट लिखिए कॉम्प्लिकेशंस ऑफ ब्लड ट्रांसफ्यूजन। नेक्स्ट लिखिए कॉम्प्लिकेशंस ऑफ बीटी। बीटी के क्या क्या कॉम्प्लिकेशंस हो सकते हैं? मेरे को क्वेश्चंस बताना है इस सेशन के लास्ट में, क्वेश्चंस बताना कि जिन्होंने नॉर्सेट का एग्जाम दिया था उनका क्वेश्चन सॉल्व हो रहा है या नहीं हो रहा, ये टॉपिक पढ़ने के बाद में। इन्फ्यूजन्स, आईवी इन्फ्यूजन देते हैं, बोतल आती है आईवी इन्फ्यूजन, जैसे एनएस का इन्फ्यूजन आता है उसी प्रकार आपके पैरासीटामोल का भी इन्फ्यूजन आता है। इन्फ्यूजन होता है, डायरेक्टली नहीं देते, इन्फ्यूजन आता है, इन्फ्यूजन बोतल के अंदर, जैसे आईवी लाइन लगाते हैं उसी प्रकार से लगा के देना होता है। कॉम्प्लिकेशन ऑफ ब्लड ट्रांसफ्यूजन नंबर 1 लिखिए एलर्जिक रिएक्शन। एलर्जिक रिएक्शंस नंबर 1, ब्लड ट्रांसफ्यूजन से जब भी स्टार्ट करते हैं तो स्टार्टिंग के 15 मिनट तक पेशेंट को अंडर ऑब्जर्वेशन, कितने मिनट तक? 15 मिनट तक पेशेंट को अंडर ऑब्जर्वेशन रखा जाता है। ब्लड ट्रांसफ्यूजन के शुरुआती 15 मिनट तक पेशेंट को क्या रखा जाता है? अंडर ऑब्जर्वेशन। कि किसी प्रकार की कोई एलर्जिक रिएक्शंस तो नहीं है। यदि किसी पेशेंट को एलर्जिक रिएक्शन है तो उस पेशेंट के अंदर क्या क्या साइन सिम्टम देखने को मिलेंगे? पेशेंट के अंदर होगा हाइपोटेंशन। क्या होगा? हाइपोटेंशन देखने को मिलेगा आपको। पेशेंट के अंदर आपको शॉर्टनेस ऑफ ब्रीथ देखने को मिलेगी। एसओबी का मतलब क्या होता है? शॉर्टनेस ऑफ ब्रीथ। पेशेंट के अंदर डिस्निया देखने को मिलेगा, सांस लेने में दिक्कत आएगी पेशेंट को। पेशेंट को इचिंग होगी। क्या होगी? इचिंग होगी, खाज खुजली होगी। इसके साथ साथ पेशेंट के अंदर फीवर आएगा। क्या आएगा? बॉडी टेम्परेचर बढ़ेगा। नॉजिया वॉमिटिंग की कंप्लेन करेगा। किसकी करेगा? नॉजिया वॉमिटिंग की कंप्लेन करेगा। किसके अंदर? एलर्जिक रिएक्शन में। यदि किसी ब्लड प्रोडक्ट या ब्लड के किसी भी कंपोनेंट के कारण कोई एलर्जिक रिएक्शन हुई है तो इस कंडीशन में पेशेंट में ये सिम्टम्स आपको देखने को मिलेंगे। इसे बोलते हैं, इनको बोलते हैं एलर्जिक रिएक्शंस। ठीक है, नेक्स्ट इसी एलर्जिक रिएक्शंस का एक पार्ट और आता है जिसे बोलते हैं हीमोलाइटिक ट्रांसफ्यूजन रिएक्शंस। इसका मैनेजमेंट साथ में पढ़ेंगे। दूसरा एक और होता है हीमोलाइटिक ट्रांसफ्यूजन रिएक्शंस। हीमोलाइटिक ट्रांसफ्यूजन रिएक्शंस। अब इस हीमोलाइटिक ट्रांसफ्यूजन रिएक्शंस में क्या होता है? आपका जो ब्लड आपने डोनर को रिसीवर को दिया है उसको क्रॉस मैच नहीं किया, उसे एलर्जी होगी, आपके रिसीवर में एलर्जी होगी, तो उसकी वजह से आरबीसी डैमेज होना स्टार्ट हो सकती है, एंटीजन एंटीबॉडी रिएक्शन हो सकती है, इस प्रकार के सिम्टम आ सकते हैं। यदि आरबीसी डैमेज होगी तो पेशेंट के अंदर देखने को मिलेगा हिमेचूरिया। क्या देखने को मिलेगा? हीमोलाइटिक ट्रांसफ्यूजन रिएक्शन में हिमेचूरिया देखने को मिलेगा पेशेंट में। लोअर बैक पेन देखने को मिलेगा। क्या देखने को मिलेगा? लोअर बैक पेन देखने को मिलेगा पेशेंट में। ये इसके अर्ली सिम्टम होंगे किसके? हीमोलाइटिक ट्रांसफ्यूजन से रिएक्शंस के।
ये क्या होंगे? अर्ली साइन। और पेशेंट के अंदर इसके साथ और क्या देखने को मिलेगा? जॉन्डिस देखने को मिलेगा, क्योंकि आरबीसी डैमेज होगी तो उसकी वजह से बिलिरुबिन का लेवल बढ़ेगा पेशेंट में। जॉन्डिस लेट सिम्टम के अंदर होगा या लेट साइन होगा जॉन्डिस। तो ये किसके अंदर? हीमोलाइटिक ट्रांसफ्यूजन रिएक्शन में। देखिए इन कॉम्प्लिकेशंस को बहुत अच्छे से समझना है। बहुत से क्वेश्चंस आते हैं एग्जाम में और आपके नोट सेट की दोनों शिफ्टों के अंदर इन कॉम्प्लिकेशन से क्वेश्चंस आए थे। पहला कॉम्प्लिकेशन हमने लिखा कि पेशेंट को जब भी ब्लड ट्रांसफ्यूजन करते हैं तो 15 मिनट तक अंडर ऑब्जर्वेशन रखते हैं और फ्लो रेट को भी स्लो रखते हैं, ताकि कोई कॉम्प्लिकेशन होता है, एलर्जी होती है तो उसको तुरंत स्टॉप किया जा सके, पेशेंट में ज्यादा कॉम्प्लिकेशन ना हो। इससे बचने के लिए फ्लो रेट कम रखते हैं और ऑब्जर्वेशन में रखते हैं 15 मिनट तक। यदि एलर्जिक रिएक्शन होती है, आपको पता कैसे चलेगा कि जो आप प्रोडक्ट चढ़ा रहे हैं उससे पेशेंट को एलर्जी हो रही है? पेशेंट में एलर्जी होती है तो पेशेंट में सिम्टम आएंगे, उसका बीपी गिर जाएगा, पेशेंट के अंदर शॉर्टनेस ब्रीथ होगा, सांस लेने में दिक्कत आएगी, डिस्निया का प्रॉब्लम होगा, इचिंग होगा, पेशेंट में फीवर आएगा, नोजिया वॉमिटिंग की कंप्लेन करेगा। और इसके साथ साथ यदि आरबीसी डैमेज होना स्टार्ट हो जाती है, हीमोलाइसिस होना स्टार्ट हो जाता है, हीमोलाइटिक ट्रांसफ्यूजन रिएक्शन होती है, तो ऐसी कंडीशन में यूरिन के साथ साथ ब्लड बहना स्टार्ट हो जाता है। यूरिन प्लस ब्लड, उसे क्या बोलते हैं? हीमेचूरिया। ये कंडीशन क्या है? यूरिन प्लस ब्लड। यदि यूरिन के अंदर ब्लड आना स्टार्ट हो जाता है उसे बोलते हैं हीमेचूरिया। और लोअर बैक पेन होता है पेशेंट में, ये अर्ली साइन होंगे। और आरबीसी लगातार डैमेज होती रहेगी तो आरबीसी के डैमेज होने से हीम प्लस ग्लोबिन दो प्रोडक्ट बनते हैं, ये आगे चल के क्या करेंगे? बिलिरुबिन का लेवल बढ़ा देंगे और बिलिरुबिन बढ़ेगा तो पेशेंट में क्या होगा? जॉन्डिस देखने को मिलेगा। बढ़े हुए बिलिरुबिन के कारण क्या होगा? जॉन्डिस होगा पेशेंट के अंदर। अब यदि इस प्रकार की प्रॉब्लम होती है पेशेंट के अंदर हाँ, टेम्परेचर, बिल्कुल टेम्परेचर बढ़ेगा तो सिवरिंग तो होगी ना, सर्दी लगेगी पेशेंट को, स्वेटिंग होगी, पेशेंट में फीवर आएगा, स्वेटिंग होगी, सर्दी लगेगी, सिवरिंग होगी पेशेंट के अंदर। नेक्स्ट लिखिए इसका मैनेजमेंट क्या करोगे? नेक्स्ट लिखिए मैनेजमेंट। आप क्या मैनेजमेंट करोगे? तो सबसे पहले क्या करना है? स्टॉप ट्रांसफ्यूजन से। क्या करना है? फर्स्ट वन, ये प्रायोरिटी है, एग्जाम में प्रायोरिटी पूछता है, ये सभी प्रायोरिटी लिखवा रहा हूं मैं कि यदि पेशेंट में हीमोलाइटिक ट्रांसफ्यूजन रिएक्शन होती है तो उस पेशेंट के अंदर आपकी एज ए नर्स क्या प्रायोरिटी होनी चाहिए? तो उस दौरान सबसे पहले स्टॉप दी ट्रांसफ्यूजन्स, आपको ट्रांसफ्यूजन्स को बंद कर देना है सबसे पहले। तो दूसरा, नंबर 2 क्या काम क्या होगा? पेशेंट में इन्फ्यूज नॉर्मल सैलाइन, पेशेंट के अंदर नॉर्मल सैलाइन इन्फ्यूज करना है। नंबर 3, इन्फॉर्म दी एचसीपी। एचसीपी क्या है? हेल्थ केयर प्रोवाइडर, डॉक्टर आपका क्या है? हेल्थ केयर प्रोवाइडर, डॉक्टर की बात कर रहा हूं। आपको डॉक्टर को इन्फॉर्म कर देना है। तीसरा काम होगा आपका, सबसे पहले ट्रांसफ्यूजन्स को बंद कीजिए, उसके बाद में नॉर्मल सैलाइन पुश कीजिए, उसके बाद में डॉक्टर को इन्फॉर्म कर दीजिए कि पेशेंट में ट्रांसफ्यूजन रिएक्शन हुआ है, पेशेंट में ट्रांसफ्यूजन से रिएक्शन हुआ है। ये नॉर्मल सैलाइन आपको पुश, या फिर आप यहां लिख सकते हो, सब सटीक क्या होगा? पुश करना है। क्या करना है? पुश करना है, इन्फ्यूज नहीं, पुश करना, पुश से नॉर्मल सैलाइन। नेक्स्ट आगे चलिए। डॉक्टर को इन्फॉर्म करने के बाद में यदि डॉक्टर ने कुछ मेडिसिन प्रेस्क्राइब की है तो आपको मेडिसिन देनी है पेशेंट को। एडमिनिस्टर्ड प्रेस्क्राइब मेडिकेशन, एडमिनिस्टर प्रेस्क्राइब मेडिकेशंस। यदि डॉक्टर ने कोई मेडिसिन दी है पेशेंट को देने के लिए तो आपको वो मेडिसिन देनी है पेशेंट को। नेक्स्ट, कलेक्ट द सैंपल ऑफ
collect the sample of urine and blood for culture। कल्चर के लिए आपको यूरिन का और ब्लड का सैंपल ले लेना है ताकि आपको पता चले कि उस हीमोलाइटिक या उस एलर्जिक रिएक्शन का कारण क्या है। उसका पता करने के लिए यूरिन का सैंपल ले सकते हो या ब्लड का आप सैंपल ले सकते हो। 10 ml 10 ml नॉर्मल सैलाइन पुश करेंगे उस कंडीशन में। 10 ml की सीरीज लेनी है और पुश करना है। नेक्स्ट आगे चलिए, आपको सैंपल कहां से कलेक्ट करना है? यूरिन से, एंड सेकंड वन ब्लड से सैंपल कलेक्ट करना है। फिर क्या करना है? सेंड इन, जो आपका ब्लड बचा हुआ है उस ब्लड को सेंड करना है। सेंड ब्लड एंड ब्लड कंपोनेंट विथ डॉक्यूमेंट्स। डॉक्यूमेंट्स के साथ में उस ब्लड को वापस ब्लड बैंक में सेंड कर देना है। सेंड ब्लड एंड ब्लड कंपोनेंट, सेंड ब्लड एंड ब्लड कंपोनेंट विथ डॉक्यूमेंट्स। कहां पे सेंड करना है? ब्लड बैंक के अंदर। कहां पे? ब्लड बैंक के अंदर वापस आपको सेंड कर देना है। जो आपका एलर्जी हो चुकी है जिस ब्लड से, उस ब्लड को वापस ब्लड बैंक में भेज देना है। अब वो आपके किसी काम का नहीं है, उसे वापस से कहां सेंड करना है? ब्लड बैंक में भेज देना है। जो बचा हुआ ब्लड है और जो भी कंपोनेंट है ब्लड के, उनको वापस से कहां पे सेंड करना है? ब्लड बैंक में। नेक्स्ट, सेंड द बीटी सेट, सेंड बीटी सेट फॉर कल्चर। कल्चर के लिए आपको बीटी सेट को सेंड करना कहां पे? लैब के अंदर। जो बीटी सेट लगा रखा था उस बीटी सेट को निकाल के लैब के अंदर भेज देना है। किसके लिए? कल्चर के लिए। और इसके साथ साथ आपको यूरिन और ब्लड के सैंपल भी आपको लैब के अंदर सेंड करने, ताकि पता चले कि उससे ट्रांसफ्यूजन रिएक्शन का कारण क्या है। एग्जाम में जो क्वेश्चंस पूछा जाता है वो इन 3 लाइनों से पूछा जाता है। मोस्टली ये क्वेश्चन आता है, सबसे ज्यादा आपको पहला नर्सिंग एक्शन पूछता है। इन तीनों लाइनों को ध्यान रखना, वो कुछ याद रहे या ना रहे, लेकिन इन तीनों लाइनों को ध्यान में रखना। और सबसे इंपॉर्टेंट नंबर 1, सबसे पहला नंबर 1 क्वेश्चन आता है सबसे पहले। सबसे ज्यादा बार क्वेश्चन क्या पूछा गया है? यदि किसी पेशेंट को ट्रांसफ्यूजन रिएक्शन होती है तो उस दौरान एज ए नर्स आपका प्रायोरिटी नर्सिंग इंटरवेंशन क्या रहेगा? स्टॉप द ट्रांसफ्यूजन। दूसरा क्या रहेगा? पुश नॉर्मल सेलाइन। तीसरा, इन्फॉर्म द फिजिशियन। फिर उसके बाद में आपको बाकी प्रोसेस के ऊपर ध्यान देना है कि जो भी ब्लड और यूरिन के सैंपल है, आपका बीटी सेट है, उसको लैब के अंदर सेंड करना है। ब्लड और ब्लड प्रोडक्ट को आपको ब्लड बैंक में सेंड करना है। किसके लिए? कल्चर के लिए। इन चीजों को नेक्स्ट लिखिए। सेकेंड कॉम्प्लिकेशंस इज हाइपोकैल्सीमिया। हाइपोकैल्सीमिया। फटाफट मेरे को आंसर दीजिए। इतना तो पता होगा सभी को, नॉर्मल सीरम कैल्शियम लेवल कितना होता है और हाइपोकैल्सीमिया हम किसे बोलेंगे? सभी के आंसर आने चाहिए। हाइपोकैल्सीमिया किसे बोलते हैं, या नॉर्मल सीरम कैल्शियम लेवल कितना होता है? आंसर दीजिए। इसके अंदर लिखिए आप, डिक्रीज सीरम कैल्शियम लेवल, सीरम कैल्शियम लेवल पेशेंट का सीरम कैल्शियम लेवल कम हो जाएगा, उसे क्या बोलेंगे? हाइपोकैल्सीमिया। ड्यू टू
फ्री कैल्शियम बाइंड विथ सोडियम सिट्रेट एंटीकोगुलेंट। क्योंकि जो फ्री कैल्शियम था वो सोडियम सिट्रेट के साथ बाइंड होके क्या करेगा, हाइपोकैल्सीमिया कोज करेगा। और पेशेंट में सिम्टम आएंगे टिटेनी। पेशेंट में क्या देखने को मिलेगा इसकी वजह से, कैल्शियम कम होने की वजह से टिटेनी देखने को मिलेगी। इसके साथ साथ पेशेंट में पॉजिटिव ट्रोजस की साइन और पॉजिटिव चौवेस्टिक साइन आएंगे। वेरी गुड। लगभग 8.5 से लेकर 10 mg पर डीएल नॉर्मल सीरम कैल्शियम लेवल होता है और 8.5 से कम होगा हाइपोकैल्सीमिया। एग्जैक्टली बात करें तो 8.6 से लेकर 10 mg पर डीएल नॉर्मल सीरम कैल्शियम लेवल, 8.5 से कम आ रहा है इसका मतलब हाइपोकैल्सीमिया। और लेकिन ब्लड ट्रांसफ्यूजन के अंदर है, ब्लड ट्रांसफ्यूजन के अंदर हाइपोकैल्सीमिया का कारण क्या है, क्यों कैल्शियम का लेवल ब्लड ट्रांसफ्यूजन के दौरान कम हो जाता है। यदि आप किसी पेशेंट को मैसिव ब्लड ट्रांसफ्यूजन करते हैं, मैसिव का मतलब पहले 1 यूनिट चढ़ा दिया, फिर 1 यूनिट चढ़ा दिया, फिर चढ़ा दिया, यानी कि पेशेंट को बार बार आप ब्लड चढ़ा रहे हैं, बार बार पेशेंट को ब्लड की जरूरत पड़ रही है, तो उसे बोलते हैं मैसिव ब्लड ट्रांसफ्यूजन, एक्सेसिवली ब्लड ट्रांसफ्यूजन। तो ऐसे कंडीशंस के अंदर जो ब्लड बैग होता है उसके अंदर 300 ml ब्लड होता है और 50 ml एंटीकोगुलेंट होता है। तो वो एंटीकोगुलेंट जो होता है सोडियम सिट्रेट, वो फ्री कैल्शियम को अपने साथ बाइंड कर लेता है और सीरम कैल्शियम लेवल को डाउन कर देता है। उस कंडीशन को बोलते हैं हाइपोकैल्सीमिया। ऐसी कंडीशन में सिम्टम आते हैं टिटेनी। क्या सिम्टम आते हैं? टिटेनी। इसके साथ पॉजिटिव चौवेस्टिक साइन, पॉजिटिव चौवेस्टिक साइन। चौवेस्टिक साइन क्या होता है? फेशियल मसल्स के ऊपर टैपिंग करेंगे 7th क्रेनियल नर्व पे, तो पेशेंट के अंदर मसल्स इस प्रकार से 7th क्रेनियल नर्व पर यहाँ पे फेशियल मसल्स पे टैपिंग करेंगे तो फेशियल मूवमेंट चेंज होंगे, उसे बोलते हैं पॉजिटिव चौवेस्टिक साइन, जो किसके अंदर? हाइपोकैल्सीमिया में देखने को मिलते हैं। फेशियल मसल्स स्पाज्म बोलते हैं उसको। क्या होगा? फेशियल मसल्स स्पाज्म आएगा पेशेंट के अंदर। इसके अलावा और क्या देखने को मिलेगा? पॉजिटिव ट्रोजस की साइन देखने को मिलेगा पेशेंट के अंदर। पॉजिटिव ट्रोजस की साइन, ट्रोजस की साइन क्या होता है? जब बीपी कफ इन्फ्लेट करते हैं और पेशेंट का कार्पल मसल्स के अंदर स्पाज्म आता है तो उसे बोलते हैं पॉजिटिव चौवेस्टिक साइन। पॉजिटिव चौवेस्टिक साइन का मतलब क्या होता है? स्पाज्म इन, कैसे करेंगे ये चेक कैसे करेंगे? बीपी कप अप्लाई करेंगे, पेशेंट के बीपी कप अप्लाई करेंगे और जैसे ही बीपी कप को इन्फ्लेट करेंगे तो जो कार्पल मसल्स है यहाँ की कार्पल बोन के पास में क्या होती है, जो हाथ के अंदर बोन होती है उनको क्या बोलते हैं? कार्पल बोन बोलते हैं। और कार्पल बोन कितनी होती है आपकी? अरे भाई कार्पल बोन कितनी होती है? 8 कार्पल बोन होती है, फिर मेटाकार्पल, फिर फैलेंजेस होती है। तो जो कार्पल बोन्स होती है यहाँ पे कार्पल मसल्स भी होती है। जैसे बीपी कप को इन्फ्लेट करोगे तो इन कार्पल मसल्स के अंदर स्पाज्म आने लगेगा, किसकी वजह से? कैल्शियम की कमी की वजह से। तो पेशेंट में क्या होगा? कार्पल स्पाज्म देखने को मिलेगा। कार्पल मसल्स स्पाज्म देखने को मिलेगा, किसकी वजह से? कैल्शियम की वजह से। कैसे चेक करेंगे इस चीज को? कैसे चेक करेंगे भाई? मेथड, अरे भाई ट्रोजस के साइन को चेक करने के लिए क्या करेंगे? मेथड कहां मिलेंगे? फॉर असेसमेंट ऑफ, असेसमेंट ऑफ
ट्रोजेस्की साइन क्या करेंगे? इन्फ्लेशन ऑफ ए बीपी कफ, ब्लड प्रेशर असेसमेंट करेंगे उस पेशेंट का। क्या करेंगे? ब्लड प्रेशर असेसमेंट। जैसे ही बीपी कफ को इन्फ्लेट करेंगे तो उस दौरान उसके कार्पल मसल्स के अंदर स्पाज्म देखने को मिलेगा, उसी को हम क्या बोलते हैं? पॉजिटिव ट्रोजेस्की साइन बोलते हैं। क्या बोलते हैं? पॉजिटिव ट्रोजेस्की साइन बोलते हैं। अब यदि किसी पेशेंट के अंदर इस प्रकार के सिम्टम आ रहे हैं, हाइपोकैल्सीमिया हुआ है, टिटेनी आ रहा है, चौबस्टिक साइन आ रहा है, तो ऐसी कंडीशन में आपको क्या करना है? ऐसी कंडीशंस में आपको क्या करना होगा? सबसे पहले तो ट्रांसफ्यूजन्स को आपको स्लो करना है, स्टॉप नहीं करना है। मैनेजमेंट देखिए, ऐसे पेशेंट जिनमें हाइपोकैल्सीमिया हुआ है तो क्या करेंगे? स्लो दी ट्रांसफ्यूजन्स, बंद नहीं करना है, स्लो द ट्रांसफ्यूजन्स। ट्रांसफ्यूजन्स को आपको स्लो कर देना है, नंबर 1। सेकंड, इन्फॉर्म दी डॉक्टर, डॉक्टर को इन्फॉर्म कर देना है। इन्फॉर्म दी डॉक्टर, डॉक्टर को इन्फॉर्म करना है। और यदि डॉक्टर ने प्रेस्क्राइब किया है तो आप आईवी क्या दे सकते हैं? इंट्रावेनस रूट के थ्रू क्या दे सकते हैं? कैल्शियम ग्लूकोनेट दे सकते हैं। कैल्शियम ग्लूकोनेट दे सकते हैं पेशेंट को हाइपोकैल्सीमिया से बचाने के लिए। क्या दे सकते हैं? आईवी कैल्शियम ग्लूकोनेट दे सकते हैं। यदि पेशेंट में हाइपोकैल्सीमिया है तो आपको क्या देना होगा? कैल्शियम ग्लूकोनेट का इन्फ्यूजन देना है। और हाइपोकैल्सीमिया की वजह से पेशेंट में पॉजिटिव चौबस्टिक साइन आ रहा है, पॉजिटिव ट्रोजेस्की साइन आ रहा है, किसकी वजह से? हाइपोकैल्सीमिया की वजह से। तो आपको कैल्शियम ग्लूकोनेट का बोलस देना होगा। क्या देना होगा? कैल्शियम ग्लूकोनेट का बोलस देना होगा। नोट कर लीजिए फटाफट। नेक्स्ट कॉम्प्लिकेशन देखिए, हाइपरकैलेमिया। ब्लड ट्रांसफ्यूजन के दौरान नेक्स्ट कॉम्प्लिकेशन नंबर 3, ये सभी आपके इमीडिएट कॉम्प्लिकेशंस है, ध्यान रखना। हीमोलाइटिक ट्रांसफ्यूजन रिएक्शन, एलर्जिक रिएक्शन, हाइपोकैल्सीमिया, आपका हाइपरकैलेमिया इमीडिएट कॉम्प्लिकेशंस के अंदर आएंगे। ये हाइपरकैलेमिया, पोटेशियम लेवल कितना होता है? 3.5 टू 5.1 मिली इक्विवेलेंट पर लीटर। और ये क्या है? नॉर्मल है। हाइपरकैलेमिया में कितना होगा? मोर देन 5.1 मिली इक्विवेलेंट पर लीटर होगा। कारण क्या होगा? पेशेंट के अंदर जो सेल है, जो ब्लड सेल्स हैं, वो सेल डैमेज होने की वजह से सेल के अंदर का पोटेशियम सेल के बाहर आएगा। अरे भाई, ब्लड ब्लड बैंक के अंदर स्टोर रहता है, और ब्लड सेल जैसे जैसे क्या होती है, जैसे जैसे ब्लड सेल का ड्यूरेशन बढ़ता है, ब्लड सेल्स पुरानी होती है, तो पुरानी होगी तो सेल टूटना स्टार्ट कर देती है। तो पेशेंट में जब ब्लड ट्रांसफ्यूजन किया जाता है तो सेल डैमेज होने की वजह से सेल के अंदर का पोटेशियम निकल के सेल के बाहर आ जाता है। और सेल के बाहर कहां पे आएगा? ये सेल के अंदर का स्पेस है, इसे बोलते हैं इंट्रासेलुलर स्पेस या इंट्रासेलुलर फ्लूइड। और सेल के बाहर को क्या बोलते हैं? एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड।
और ये कहां पे आएगा, ब्लड वेसल्स के अंदर, और क्या कॉज करेगा, हाइपरकैलेमिया कॉज करेगा। तो ऐसे पेशेंट के अंदर आपको सिम्टम्स देखने को मिलेंगे। पोटेशियम बढ़ेगा, ऐसे पेशेंट में आपको अरिथमिया देखने को मिलेगा, क्योंकि पोटेशियम का सीधा इफेक्ट कहां पे होता है, हार्ट के ऊपर होता है। पोटेशियम कम होने की वजह से पेशेंट में एब्डोमिनल डिस्टेंशन की कंप्लेन होगी, एब्डोमिनल डिस्टेंशन की कंप्लेन करेगा पेशेंट, मसल्स वीकनेस की कंप्लेन करेगा पेशेंट, मसल्स वीकनेस की कंप्लेन करेगा, एब्डोमिनल क्रैम्प्स आना स्टार्ट हो जाएंगे। जीआईटी के ऊपर क्या इफेक्ट होगा, एब्डोमिनल क्रैम्प्स आना स्टार्ट हो जाएंगे, और पेशेंट में फाइनली क्या होगा, डायरिया स्टार्ट हो जाएगा। किसकी वजह से, पोटेशियम की कमी की वजह से। ये सिम्टम आएंगे किसके अंदर, हाइपरकैलेमिया के अंदर। हाइपरकैलेमिया क्यों हुआ है, क्योंकि आपकी जो ब्लड के अंदर सेल है वो सेल डैमेज होगी। सेल के अंदर क्या होता है, पोटेशियम की मात्रा सेल के अंदर ज्यादा होती है। देखिए इस चीज को समझिए कि पोटेशियम का लेवल क्यों बढ़ता है ब्लड ट्रांसफ्यूजन के दौरान। तो जनरली क्या होती है, आपका ये सेल है, क्या है, सेल है, सेल के अंदर एक एनाइन होता है और एक कैटाइन होता है। एनाइन का मतलब जिसपे नेगेटिव चार्ज है, और कैटाइन जिसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज है, ताकि सेल का बैलेंस बना रहे। तो सेल के अंदर की तरफ पे पॉजिटिव चार्ज रखता है पोटेशियम, जो सबसे ज्यादा होता है, और एनाइन होता है इसके अंदर आपका फॉस्फोरस। सेल के बाद इसको बोलते हैं इंट्रासेलुलर फ्लूइड, सेल के अंदर के फ्लूइड के अंदर, और ये बाहर जो आपको दिखाई दे रहा है इसे बोलते हैं एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड। इसके अंदर ज्यादा होता है पोटेशियम कैटायन के रूप में और क्लोराइड एनायन के रूप में। तो सेल के अंदर ज्यादा क्या है, पोटेशियम, और पोटेशियम क्या है, मेजर इंट्रासेलुलर कैटायन है। क्या है, मेजर इंट्रासेलुलर कैटायन। और फॉस्फोरस क्या है, मेजर इंट्रासेलुलर फ्लूइड एनाइन, जिसके ऊपर नेगेटिव चार्ज है। वहीं पे सेल के बाहर की बात करें तो ये क्या है, मेजर एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड कैटायन है, जिसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज है। और ये क्या है, आपका मेजर एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड एनाइन है, जिसके ऊपर नेगेटिव चार्ज है। तो भाई मेरे को ये बताइए कि सेल टूटेगी, अब ये सेल ऐसे ब्रेक होगी तो सेल के अंदर का पोटेशियम बाहर निकल के आएगा, और सेल के बाहर पोटेशियम निकलेगा तो वो पोटेशियम कहां पे बढ़ेगा, ब्लड के अंदर बढ़ेगा। किसके अंदर बढ़ेगा, ब्लड के अंदर बढ़ेगा। ये चीजें हम पढ़ेंगे, ये चीजें हम पढ़ेंगे जब एसिड बेस इंबैलेंस पढ़ेंगे, तो ये चीजें बहुत डिटेल से पढ़ेंगे एक एक चीज को। ये केवल समझाने के लिए था कि आपका पोटेशियम बढ़ता क्यों है, ठीक है। इसको नोट कर लीजिए आप। अब पेशेंट में यदि हाइपरकैलेमिया होता है तो आपको क्या करना, उसका मैनेजमेंट क्या करना है ऐसे पेशेंट का। सबसे पहले मैनेजमेंट, और मैनेजमेंट में स्लो द इन्फ्यूजन सॉरी ट्रांसफ्यूजन, ट्रांसफ्यूजन को आपको स्लो कर देना है। दूसरा, इन्फॉर्म डॉक्टर। नंबर 3, एडमिनिस्टर एंटीडोट। पोटेशियम का एंटीडोट देना है, एडमिनिस्टर एंटीडोट। और एंटीडोट क्या होता है पोटेशियम का, कैक्सालेट। पोटेशियम का एंटीडोट क्या होता है, कैक्सालेट। और कैक्सालेट क्या है, सोडियम पॉलीस्टाइरिन सल्फोनेट है। पोटेशियम का एंटीडोट क्या है, कैक्सालेट। तो पेशेंट के अंदर पोटेशियम का लेवल बढ़ रहा है तो क्या देंगे एंटीडोट के रूप में, क्या देंगे भाई, कैक्सालेट देंगे। या क्या दे सकते हो, इंसुलिन प्लस ग्लूकोज दे सकते हो पेशेंट को। इसके साथ साथ इसके मैनेजमेंट में और क्या काम में ले सकते हो, इंसुलिन प्लस ग्लूकोज आप काम में ले सकते हो। क्योंकि इंसुलिन क्या करता है,
इस इंसुलिन का काम क्या है? ये इंसुलिन आपके पोटेशियम को सेल के अंदर ट्रांसमिट करता है। नहीं, हीमोलाइटिक ट्रांसफ्यूजन रिएक्शन होगी वो इमीडिएट हो जाएगी, स्टार्टिंग के अंदर हो जाएगी 15 मिनट के अंदर। एलर्जिक रिएक्शन है स्टार्ट के अंदर हो जाएगी, जो भी होना होगा स्टार्ट के अंदर हो जाएगा। ये कॉम्प्लिकेशन साथ में हो सकते हैं, पेशेंट में हाइपोकैल्सीमिया और हाइपरकैलेमिया एक साथ देखने को मिल सकते हैं, तो दोनों का मैनेजमेंट कर देंगे। वहां पे कैल्शियम ग्लूकोनेट देंगे, यहाँ पे कैक्सालेट देंगे, या फिर इंसुलिन प्लस ग्लूकोज देंगे। देखिए पेशेंट के अंदर सेल के बाहर पोटेशियम ज्यादा है, इसके लिए इसी कारण इसे क्या बोल रहे हैं? हाइपरकैलेमिया। इंसुलिन क्यों देते हैं? क्योंकि इंसुलिन सेल के बाहर के पोटेशियम को सेल के अंदर डालने का काम करती है, और इंसुलिन इसके साथ साथ ब्लड ग्लूकोज को कम करती है, तो पेशेंट हाइपोग्लाइसीमिया में ना चला जाए इसके लिए इसके साथ साथ इंसुलिन के साथ साथ ग्लूकोज भी ऐड करते हैं। ये सेकंड कॉम्प्लिकेशन है ब्लड ट्रांसफ्यूजन का, जिसे बोलते हैं हाइपरकैलेमिया। क्या बोलते हैं इसे? हाइपरकैलेमिया बोलते हैं। सीरम पोटेशियम लेवल का बढ़ना सेल डैमेज होने की वजह से। नेक्स्ट लिखिए नंबर 4 कॉम्प्लिकेशन लिखिए सेप्टिसीमिया। और सेप्टिसीमिया के बारे में सभी को पता है, यदि ब्लड ट्रांसफ्यूजन में 4 से ज्यादा हावर्स का टाइम लग रहा है, बीटी ब्लड ट्रांसफ्यूजन से मोर देन 4 हावर्स, 4 से ज्यादा हावर्स लग रहे हैं ब्लड ट्रांसफ्यूजन में, तो पेशेंट में इन्फेक्शन होने के चांसेस रहते हैं। किसके चांसेस रहते हैं? सेप्टिसीमिया के। ऐसे पेशेंट में सिम्टम्स क्या आएंगे? पेशेंट के अंदर फीवर आएगा, नोजिया वॉमिटिंग रहेगी पेशेंट के अंदर, पेशेंट में डायरिया देखने को मिलेगा आपको। नेक्स्ट लिखिए मैनेजमेंट। ऐसे पेशेंट जिनके अंदर ब्लड ट्रांसफ्यूजन के कारण जो ब्लड ट्रांसफ्यूजन 4 घंटे से के अंदर अंदर होना चाहिए था उसे ज्यादा का टाइम लग रहा है, और पेशेंट के अंदर क्या हुआ है? सेप्टिसीमिया हुआ है, तो ऐसे पेशेंट का मैनेजमेंट क्या होगा? स्लो द ट्रांसफ्यूजन, ट्रांसफ्यूजन को आपको स्लो कर देना है। दूसरा, पेशेंट के अंदर वॉमिटिंग हो रही है, क्या हो रही है? वॉमिटिंग हो रही है, तो वॉमिटिंग से या वॉमिटिंग के दौरान आपको क्या करना है? पेशेंट को लेफ्ट लेटरल पोजीशन देनी है। क्या देनी है? लेफ्ट लेटरल या साइड लाइन पोजीशन आपको पेशेंट को देनी है। किससे बचाने के लिए? प्रिवेंट फ्रॉम एस्पायरेशन। किससे बचाने के लिए? प्रिवेंट फ्रॉम एस्पायरेशन, कि पेशेंट उस वॉमिट कंटेंट को एस्पायरेट ना करे। तो इसके लिए यदि वॉमिटिंग हो रही है, हाँ, ब्लड ट्रांसफ्यूजन मोर देन 4 आवर्स, यदि ब्लड ट्रांसफ्यूजन मोर देन 4 आवर्स के अंदर होता है तो सेप्टिसीमिया कोज करता है। ये कोज ही इसका क्या है? कोज है। सेप्टिसीमिया का कारण क्या है? बीटी मोर देन 4 आवर्स, ब्लड ट्रांसफ्यूजन 4 घंटे से ज्यादा समय में हो रहा है, तो क्या होगा? पेशेंट में सेप्टिसीमिया होगा। सेप्टिसीमिया में सिम्टम आएंगे, यदि वॉमिटिंग हो रही है तो लेफ्ट लेटरल पोजीशन देंगे पेशेंट को, ताकि पेशेंट उस वॉमिट कंटेंट को एस्पायरेट ना करे। और यदि पेशेंट में फीवर आ रहा है तो पेशेंट को क्या देंगे? कोल्ड स्पंजिंग देंगे। यदि पेशेंट में फीवर आ रहा है तो फीवर के लिए क्या करेंगे? फीवर आ रहा है तो पेशेंट को देंगे कोल्ड स्पंजिंग। और कोल्ड स्पंजिंग का, इस कोल्ड स्पंजिंग का टेम्परेचर होता है 60 से लेके 70 से लेके 90 डिग्री फ़ारेनहाइट। ये क्वेश्चन है एम्स न्यू दिल्ली 2018। ये क्वेश्चन पूछा गया था कि कोल्ड स्पंजिंग का टेम्परेचर कितना होता है। किसमें देते हैं? पेशेंट का जब टेम्परेचर बढ़ा हुआ है, फीवर आ रहा है, उस कंडीशन में काम में लेते हैं। कितने टाइम तक? आपको 15 से 20 मिनट से ज्यादा समय तक यूज नहीं करना। क्या करना है? टाइम। ये कब तक यूज कर सकते हैं आप?
नॉट मोर देन 15 टू 20 मिनट, 15 से 20 मिनट से ज्यादा यूज नहीं करना है इसको। कोल्ड स्पंजिंग को 15 से 20 मिनट से ज्यादा समय तक यूज नहीं करना है। कोल्ड स्पंजिंग टर्मिनेटेड। नेक्स्ट लिखिए, कोल्ड स्पंजिंग terminated when temperature fall below 101 डिग्री फ़ारेनहाइट। जब टेम्परेचर 101 डिग्री फ़ारेनहाइट से कम हो जाएगा तो आपको इस कोल्ड स्पंजिंग को अवॉइड करना है। हाँ बिल्कुल, एंटीमेटिक भी दे सकते हैं, वॉमिटिंग को प्रिवेंट करने के लिए एंटीमेटिक भी दे सकते हो। आप क्या दे सकते हो? एंटी इमेटिक्स मेडिकेशन दे सकते हो। कौन कौन सी? ऑन्डास्टेरोन हो गया आपका, मेटाक्लोप्रोमाइड, रेगलान जो ब्रांड नेम से आता है, वो आप एंटीमेटिक मेडिकेशन आप पेशेंट को दे सकते हो वॉमिटिंग के अंदर। देखिए इस चीज को समझना, यहां से क्वेश्चन आता है इस कोल्ड स्पंजिंग से। पहला क्वेश्चन बनता है कोल्ड स्पंजिंग का टेम्परेचर कितना होता है? 70 टू 90 डिग्री फ़ारेनहाइट के अंदर है, सेंटीग्रेड के अंदर नहीं है, फ़ारेनहाइट के अंदर है। टाइम कितना रहेगा? नॉट मोर देन 15 टू 20 मिनट, 15 से 20 मिनट से ज्यादा समय तक आपको कोल्ड स्पंजिंग एक बार में यूज नहीं करना है। अब इस कोल्ड स्पंजिंग को कब यूज करना बंद कर देना है? जब पेशेंट का टेम्परेचर 101 डिग्री फ़ारेनहाइट से नीचे आ जाए तब आपको कोल्ड स्पंजिंग यूज नहीं करना है। ये मैनेजमेंट हो गया सेप्टिसीमिया का। नेक्स्ट कॉम्प्लिकेशन लिखिए डिलेड कॉम्प्लिकेशन, और उसके अंदर लिखिए आयरन ओवरलोड। आगे चले। हाँ, डोमपेरिडोन, ओंडास्टेरोन, मेटाक्लोप्रामाइड जिसे रेगलान बोलते हैं, ये सभी हॉस्पिटल में अवेलेबल होते हैं एंटीमेटिक फॉर्म के अंदर। नेक्स्ट लिखिए डिलेड कॉम्प्लिकेशन ऑफ ए ब्लड ट्रांसफ्यूजन। सॉरी, आयरन ओवरलोड। आयरन ओवरलोड क्यों होगा? ड्यू टू रिपीटेटिव ब्लड ट्रांसफ्यूजन्स। बार बार यदि ब्लड ट्रांसफ्यूजन्स कर रहे हैं तो उसकी वजह से आयरन का लेवल बढ़ सकता है, और आयरन का लेवल बढ़ेगा तो आयरन की वजह से क्या देखने को मिलता है? कॉन्स्टिपेशन देखने को मिलता है पेशेंट के अंदर। तो सिम्टम्स में क्या होंगे? पेशेंट नॉजिया, वॉमिटिंग की कंप्लेन करेगा और कॉन्स्टिपेशन की कंप्लेन करेगा। तो ऐसी कंडीशंस में हम पेशेंट को क्या देंगे? आयरन का एंटीडोट देंगे। मैनेजमेंट क्या करेंगे? एंटीडोट देंगे, आयरन का एंटीडोट देंगे। और आयरन का एंटीडोट क्या होता है भाई? डैश फेरोक्सामाइन। आयरन का एंटीडोट एडमिनिस्टर करेंगे। यदि आयरन का लेवल बढ़ा हुआ है तो उसे मैनेज करने के लिए क्या करेंगे? डैश फेरोक्सामाइन देंगे पेशेंट को। क्या देंगे? डैश फेरोक्सामाइन देंगे। इसके साथ साथ रिपीटेटिव, यदि बार बार किसी में आप ब्लड ट्रांसफ्यूजन कर रहे हैं तो उसकी वजह से हेपेटाइटिस भी देखने को मिलता है। नोट लगा के लिखिए,
ड्यू टू रिपीटेटिव ब्लड ट्रांसफ्यूजन या बीटी कॉज हेपेटाइटिस सी। आपसे पूछा चाहिए कि बार बार ब्लड ट्रांसफ्यूजन से कौन सा हेपेटाइटिस हो सकता है, तो आपका जवाब होगा हेपेटाइटिस सी। क्या होगा? हेपेटाइटिस सी देखने को मिलता है। समझ में आ रहा है सभी को? हाँ, डेस्परोक्सामन समझ में आ रहा है सभी को? नहीं, पॉसिबिलिटी हेपेटाइटिस सी की ज्यादा रहेगी। बार बार ब्लड ट्रांसफ्यूज कर रहे हैं तो हेपेटाइटिस सी होगा। क्या होगा? हेपेटाइटिस सी होगा। नोट कर लीजिए। नेक्स्ट लिखिए, नोट लगा के लिख लीजिए। इफ सर्कुलेटरी ओवरलोड इज सस्पेक्टेड, यदि पेशेंट के अंदर सर्कुलेटरी ओवरलोड की प्रॉब्लम है, हाँ चिलेशन थेरेपी पे देते हैं चिलेटिंग एजेंट, वो भी सीरम कैल्शियम को कम करने का काम करते हैं, केवल आप एंटीडोट दीजिए। मैनेजमेंट और भी हो सकता है लेकिन केवल एंटीडोट लिखवाया मैंने ड्यूरिंग नहीं बोला, मैंने ड्यूरिंग नहीं बोला, मेरे बात के ऊपर फोकस कीजिए। मैंने जो बोला है उसके ऊपर फोकस कीजिए। ड्यू टू रिपीटेटिव बीटी कॉज हेपेटाइटिस सी। मैंने ये नहीं बोला कि ब्लड ट्रांसफ्यूजन के दौरान क्या होता है और ब्लड ट्रांसफ्यूजन के बाद में क्या होता है। ब्लड ट्रांसफ्यूजन के दौरान हेपेटाइटिस बी होता है, लेकिन ब्लड ट्रांसफ्यूजन के बाद में क्या होता है? हेपेटाइटिस सी होता है। यहां मैंने क्या लिखा है? ड्यू टू रिपीटेटिव ब्लड ट्रांसफ्यूजन कॉज हेपेटाइटिस सी। बातों में डिफरेंस है, लाइन का डिफरेंस है, फोकस कीजिए। ड्यूरिंग ब्लड ट्रांसफ्यूजन हेपेटाइटिस बी, आफ्टर ब्लड ट्रांसफ्यूजन हेपेटाइटिस सी। यहां क्या लिखा है? ड्यू टू रिपीटेटिव ब्लड ट्रांसफ्यूजन कॉज हेपेटाइटिस सी। क्या आप बार बार ब्लड चढ़ा रहे हैं, रिपीटेटिवली पेशेंट में बार बार मल्टीपल यूनिट्स ब्लड की चढ़ा रहे हैं, तो वहां पे क्या होगा? हेपेटाइटिस सी होगा। इसके अंदर लिखिए, इमीडिएटली क्या करना है? स्लो द रेट ऑफ इन्फ्यूजन। इस दौरान आपका एक्शंस क्या होगा? मैनेजमेंट क्या होगा सर्कुलेटरी ओवरलोड के अंदर? स्लो द इन्फ्यूजन्स या स्लो द ट्रांसफ्यूजन्स को आपको स्लो कर देना है। और सर्कुलेटरी ओवरलोड क्यों होगा? यदि आपका ट्रांसफ्यूजन किसके अंदर होगा? लेस देन 2 आवर्स के अंदर होगा। नेक्स्ट लिखिए, पेशेंट को पोजीशंस देंगे सर्कुलेटरी ओवरलोड के अंदर। पेशेंट को क्या देंगे? सिटिंग पोजीशन देंगे, ताकि पेशेंट के अंदर डिस्ने की प्रॉब्लम ना रहे। क्या देंगे? पोजीशंस। सिटिंग पोजीशंस प्रोवाइड करेंगे पेशेंट को विथ फीट इन डिपेंडेंट पोर्शंस या डिपेंडेंट पोजीशंस। पेशेंट को सिटिंग पोजीशन देना है और पैरों को नीचे लटकाते हुए रखना है, ताकि नीचे का ब्लड हार्ट के ऊपर या लंग्स के आसपास ज्यादा ना आए, ताकि पेशेंट के हार्ट के ऊपर और
लंग्स के ऊपर बर्डन ना पड़े। बिल्कुल सिटिंग या बिल्कुल हाई फाउलर बोल सकते हैं आप, बात एक ही है। हाई फाउलर बोल दीजिए, सिटिंग बोल दीजिए, लेकिन इसके साथ ये ध्यान रखना है कि पेशेंट के जो पैर हैं, जो पेशेंट के फीट हैं, वो नीचे लटके हुए होने चाहिए, ताकि वीनस रिटर्न जितना कम होगा उतना कम हार्ट और लंग्स के ऊपर प्रेशर पड़ेगा। पेशेंट के अंदर डिस्नी की प्रॉब्लम हो रही है, सर्कुलेटरी ओवरलोड है, तो हार्ट और लंग्स के ऊपर प्रेशर कम पड़े, इसलिए वीनस रिटर्न को हमें कम करना है। कैसे करेंगे? पैरों को नीचे लटका देंगे, पैर नीचे लटक जाएंगे बेड के, तो वीनस रिटर्न प्रॉपर उतना नहीं हो पाएगा, जिसकी वजह से हार्ट के ऊपर प्रेशर नहीं पड़ेगा। नोट कीजिए इसको। नेक्स्ट नोट लगा के लिखिए, क्लाइंट विथ आरएस पॉजिटिव ब्लड with RH positive blood can receive RBC transfusions can receive RBC transfusions from RS negative ब्लड ग्रुप। यदि किसी पेशेंट का RS पॉजिटिव ब्लड ग्रुप है तो वो किससे ले सकता है? इफ नेसेसरी, यदि जरूरी है तो RS नेगेटिव से वो ब्लड ले सकता है। RS पॉजिटिव वाला RS नेगेटिव से ब्लड ले सकता है, लेकिन RS नेगेटिव RH पॉजिटिव से ब्लड नहीं ले सकता। हाँ, नहीं, हेपेटाइटिस की वैक्सीन हेपेटाइटिस सी का चेक करना पड़ेगा। देखिए इस चीज के बारे में मेरे को पता नहीं है कि हेपेटाइटिस सी का वैक्सीन, देखना पड़ेगा इस चीज, कल बताऊंगा इस चीज के बारे में क्रॉस चेक करके। नेक्स्ट लिखिए, क्लाइंट विथ RS नेगेटिव ब्लड ग्रुप। यदि पेशेंट आपका RS नेगेटिव ब्लड ग्रुप के साथ है तो क्या नहीं कर सकता? डोंट रिसीव ब्लड, डोंट रिसीव ब्लड फ्रॉम RS पॉजिटिव ब्लड ग्रुप। RS पॉजिटिव ब्लड ग्रुप से वो ब्लड नहीं ले सकता। ये चीजें आपको ब्लड वाले चैप्टर में समझ में आएगी, जब आप क्रॉस मैचिंग पढ़ेंगे तो वहां पे समझ में आएगी ये कि क्यों नहीं दे सकते, क्यों देते हैं। यहां पे केवल ध्यान रखना है, बाकी ब्लड वाले चैप्टर में ये अच्छे से समझ में आएगी आपको। नेक्स्ट लिखिए, इफ ब्लड वार्मिंग इज नेसेसरी, if blood warming is necessary, यदि ब्लड को गर्म करना है, क्योंकि ब्लड कोल्ड टेम्परेचर 1 से 6 डिग्री पे सेव किया जाता है, यूज ओनली फॉर ब्लड वार्मिंग इज नेसेसरी। देखिए ब्लड को 1 से 6 डिग्री सेंटीग्रेड पे हम स्टोर करते हैं और बॉडी का टेम्परेचर होता है 37 डिग्री सेंटीग्रेड।
तो हमें कोल्ड ब्लड नहीं चढ़ाना कभी भी। पेशेंट हाइपोथर्मिया में जा सकता है, तो उससे पहले आप क्या करोगे, पेशेंट को ब्लड चढ़ाने से पहले ब्लड को वार्म करोगे, और ब्लड को वार्म करने के लिए ब्लड वार्मिंग डिवाइसेस का यूज करना है। कभी भी आपको हॉट ऑटोक्लेव वगैरह का यूज नहीं करना है। किसका यूज करना है, ब्लड वार्मिंग डिवाइसेस का यूज करना है। वेट कीजिए। आपका ये टॉपिक भी, क्लास भी कंप्लीट हो गया है, ये टॉपिक भी कंप्लीट हो गया है। केवल एक लाइन लिखी हुई है बोर्ड के ऊपर, वो लिख लेना आप। क्या लिखा हुआ है कि ब्लड कंपोनेंट को वार्म करने के लिए कभी भी हॉट एयर और माइक्रोवेव का यूज नहीं करते। ब्लड प्रोडक्ट को वार्म करने के लिए आप क्या यूज करते हैं, ब्लड वार्मिंग डिवाइसेस यूज करते हैं। क्या यूज करते हैं, ब्लड वार्मिंग डिवाइसेस यूज करते हैं। इसी के साथ आपका ये चैप्टर कंप्लीट होता है। हाँ, लास्ट लाइन लिख लीजिए, एक केवल लास्ट लाइन है, केवल लास्ट लाइन है, वो लिख लीजिए नोट लगा के। एक लास्ट लाइन लिख लीजिए, क्या लिखा हुआ है, इफ ब्लड वार्मिंग इज नेसेसरी, यदि ब्लड को गर्म करना जरूरी है, इफ ब्लड वार्मिंग इज नेसेसरी, यूज ओनली ब्लड वार्मिंग डिवाइसेस। तो क्या यूज करना है, यूज ओनली ब्लड वार्मिंग डिवाइसेस आपको यूज करना है। डू नॉट यूज हॉट एयर ओवन एंड माइक्रोवेव। इसको लिख लीजिए, इसी के साथ आपका ये टॉपिक भी कंप्लीट होता है। ब्लड ट्रांसफ्यूजन का आपके बोर्ड के ऊपर आपको दिखाई दे रहा होगा। फटाफट आप बताइए कि कोई इस टॉपिक से रिलेटेड कोई क्यूरी, कोई बात समझ में नहीं आई तो बता सकता है।
और फटाफट रिप्लाई दीजिए, क्लास कैसा क्या लगा और चीजें समझ में आई या नहीं आई। ब्लड ट्रांसफ्यूजन वाला टॉपिक समझ में आया या नहीं आया। और इसके साथ साथ ये बताइए कि जो नॉर्सेट का एग्जाम लगा था उसके अंदर जो क्वेश्चंस आए थे वो ब्लड से रिलेटेड वो क्वेश्चन सोल्व हो रहे हैं या नहीं हो रहे इस टॉपिक से पढ़ने के बाद में। संडे का ऑफ रहता है भाई, संडे का ऑफ रहता है, संडे को क्लास नहीं होगा आपका। जैसा मैं बोलता जाता हूं वैसे वैसे करते जाइए, जैसे मैं बोल रहा हूं वैसे करते जाइए। फंडामेंटल के अंदर एक सिंगल क्वेश्चन ऐसा नहीं बचेगा जो आपको नहीं आता हो। बस शर्त है कि जैसे मैं बोल रहा हूं वैसे चलते जाइए, ज्यादा बर्डन नहीं है आपके ऊपर अभी। अभी बिल्कुल दिमाग फ्रेश है आपका, फ्रेशर स्टूडेंट है सभी, और सभी के अंदर बहुत भरपूर एनर्जी है, बहुत ताकत लगा सकते हैं अपने टारगेट को अचीव करने के लिए। सबके अंदर बहुत एनर्जी है, सभी बहुत मोटिवेटेड भी है। तो बस क्लास के साथ जो चीज पढ़ाई जाती है नोट्स बनाइए, रिवाइज कीजिए और एमसीक्यूज प्रैक्टिस, जितने ज्यादा एमसीक्यूज हो सकते हैं एमसीक्यूज लगाइए। बस सीधा सा फंडा है सिलेक्शन लेने का, रिवीजन प्लस एमसीक्यूज, रिवीजन प्लस एमसीक्यूज, इनके ऊपर ध्यान दीजिए, सिलेक्शन अपने आप होगा। ठीक है फ्रेंड्स, थैंक यू, विश ऑल द बेस्ट, टेक केयर, मस्त रहिए और तैयारी करते रहिए, जितना टाइम हो सके उतना स्टडी को दीजिए। और इसके साथ साथ अपना डेली एक्टिविटीज के ऊपर भी काम कीजिए, खेलना कूदना सब कुछ कीजिए, शादी अटेंड करना सब कुछ कीजिए, लेकिन अपने स्टडी के टाइम के अंदर कोई कटौती नहीं होनी चाहिए। स्टडी के टाइम में कोई कटौती नहीं होनी चाहिए। जो चीज आपने सेट कर रखा है कि क्लास लेना है तो क्लास रेगुलर लेनी है, और जो टाइम डिसाइड कर रखा है कि मेरे को रिवीजन करना है, जब तक रिवीजन नहीं होगा तब तक मैं बाकी चीजों को अवॉइड करूंगा, तो वो फॉलो करनी है आज से, पहले दिन से लेके जब तक सिलेक्शन नहीं हो जाता तब तक कंटिन्यू रहना है। ठीक है फ्रेंड्स, थैंक यू। नहीं, स्टार्टिंग कल का टेस्ट नहीं है, वो टेस्ट होगा आपका लगभग 1 महीने के बाद में, जब थोड़ा बहुत कोर्स हो जाएगा ना उसके बाद में। अभी तो 2 टॉपिक हुए हैं, अभी क्या टेस्ट लेना। ठीक है, संडे का टेस्ट होगा, लेकिन वो दिसंबर एंड के अंदर होगा, अभी नहीं होगा। अभी कोर्स को चलने दीजिए 15-20 दिन, जब तक थोड़ा बहुत सिलेबस नहीं हो जाता उसके बाद में टेस्ट करवाएंगे। ठीक है, धन्यवाद।